फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बहुत ही लाजवाब है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है शॉर्टकट की से रिलेटेड, ठीक है ना, कि शॉर्टकट की आपकी है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द सेंट्रल अलाइनमेंट ऑफ ए लाइन और टेक्स्ट इन एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर। एमएस ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है आपका, और उसके अंदर आप लोगों को अगर टेक्स्ट को अलाइन करना है, सेंटर में अलाइन करना है, देन हमें कौन सी शॉर्टकट की जरूरत पड़ेगी, ये पूछा इन्होंने हमसे। तो जब आप एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर को देखते हो ना गौर से, तो उसके अंदर आप लोगों को अलाइनमेंट वाले ऑप्शंस दिखाई देते हैं। कहाँ दिखाई देते हैं, एक बार देखते हैं गौर से। एक आपको एक पैराग्राफ सा दिखता है, ये आप लोगों ने वर्ड में कभी देखा हो, ऐसे ही आपने कभी पावर पॉइंट में भी देख लिया होगा और एक्सेल में भी देख लिया होगा। और एक ऊपर ऐसा आपको बॉक्स के अंदर ना एक साइड तो इस तरीके से लाइनें सी दिखाई देगी आपको, ठीक है ना। एक आप लोगों को जो है ना यहाँ पे लाइनिंग दिखाई देगी इस तरीके से, इसके अंदर एक आप लोगों को लाइनें जो है ना इस तरीके से दिखाई देगी, और एक बॉक्स में आपको जो है ना पूरी ऐसे भरी भरी सी लाइनें दिखाई देगी। कुछ ऐसा आप लोगों ने नोटिस किया हो तो आपको जरूर दिखाई देगा। ऑफ कोर्स सर होता है ये। इनमें सबका नाम है, ये वाला जो बॉक्स है ना, इसको कहते हो आप लोग क्या, लेफ्ट अलाइनमेंट के नाम से जाना करते हो डियर, ठीक है ना। इसको आप लोग क्या कहोगे कि लेफ्ट अलाइनमेंट, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है आपका। और जो ये वाला बॉक्स है इसका मतलब होता है आपका क्या, सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है ना। ये आपका है सेंटर अलाइनमेंट होता है, ठीक है सर जी, ये भी हो गया। और ये वाला बॉक्स है ना, इसको क्या कहते हो आप लोग, ये होता है आपका राइट अलाइनमेंट, ठीक है ना। इसको कहते हो आप लोग राइट अलाइनमेंट के नाम से जानते हो। और जो ये वाला बॉक्स है इसको आप लोग कहते हो क्या, जस्टिफाइंग, ठीक है ना। जस्टिफाई अलाइनमेंट के नाम से जो है ना इसको जाना करते हो आप लोग, ठीक है सर। इनके नाम तो हमें पता लग गए कि किसको क्या क्या कहते हैं हम लोग, पर इन सब का शॉर्टकट की भी होता है जो आप लोग भली भांति जानते भी है, नहीं जानते तो अब जान जाएंगे। लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट की क्या होता है सर, कंट्रोल प्लस में एल जो होता है ना, ये है। मतलब जब आप लेफ्ट अलाइनमेंट सेलेक्ट कर लोगे तो जब आप लिखोगे तो आप लेफ्ट तरीके से, जैसे एज यूजुअल आप कॉपी पे लिखा करते हैं स्टैंडर्ड, और यही तरीके से हम लोग इसको बाय डिफॉल्ट में सेट भी किया रखते हैं। अच्छा, सेंटर अलाइनमेंट है, मतलब कब जब भी कोई हेडिंग वगैरह देनी होती है तो हम लोगों को सेंटर में लिखना होता है, तो इसके लिए सेंटर अलाइनमेंट है। सेंटर अलाइनमेंट जैसा सवाल में भी पूछ रखा है, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस में ई, ये याद रखिएगा। कंट्रोल ई जो है ना वो सेंटर अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट की है। ऐसे अगर आप लोगों को राइट साइड लिखना हो, कोई हेडिंग लिखनी हो या कोई पर्टिकुलर वर्ड ही लिखना हो, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या यूज करोगे आप लोग, तो कंट्रोल प्लस में आप लोग आर यूज करोगे शॉर्टकट की राइट अलाइनमेंट के लिए। और ऐसे ही आप लोगों को जस्टिफाई करना हो, मतलब सारा पैराग्राफ वगैरह एकदम इक्वल सा करना हो, तो उसके लिए आप लोग क्या यूज किया करते हैं, तो उसके लिए आप यूज करते हैं कंट्रोल प्लस में जे यूज किया करते हैं, ये होता है जस्टिफाइंग के लिए। क्या आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं क्या कि कंट्रोल प्लस में जी जो होता है ना, ये किसकी शॉर्टकट की है, इनमें से कंट्रोल प्लस में जी जो है ना वो किसकी शॉर्टकट की होगी आप बताइएगा मुझे। कंट्रोल ए तो चलो सिलेक्ट ऑल है, सी भी आपको चलो खैर पता होगा कि कॉपी करने के लिए होता है, लेकिन जो आपका कंट्रोल प्लस में जी जो है ना, ये किसके लिए शॉर्टकट की होगी, बता सकते हैं तो बताइएगा। शाबाश, दिस इज फॉर गो टू डायलॉग बॉक्स, ठीक है ना। ये गो टू डायलॉग बॉक्स के लिए होती है, अगर आप लोगों को डायरेक्ट कहीं पे पहुंचना है उसके लिए आप लोग इसका जो है ना इस्तेमाल किया करते हैं डियर, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलो आप लोगों को ना मैं ले चलता हूं कुछ और शॉर्टकट की दुनिया में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। तो तसल्ली से सुनना, आने वाले 10 मिनट के अंदर आप लोगों को मैं बहुत सारी शॉर्टकट की, इवन यूं कहूंगा कि मैक्सिमम शॉर्टकट की जो इंपॉर्टेंट आती है एग्जाम में वो तो जरूर करवा ही दूंगा। सारी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ बहुत सारी इंपॉर्टेंट तो आपको जरूर शेयर करता हूं। आइए एक बार देखो, कंट्रोल ए है, बहुत ईजी है, ये तो बताने की ज्यादा नीड है नहीं। सिलेक्ट ऑल के लिए होती है, कंप्लीट जो डेटा है उसको सिलेक्ट करना है। तो B4 होता है बोल्ड सेक्शन के लिए। अब ये तो हो गई इजी, लेकिन एक पेपर में सवाल आया था कि जब मैं वेब पेज बनाता हूं तो वेब पेज बनाते समय अगर मुझे HTML लैंग्वेज के अंदर किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो उसके लिए टैग क्या होता है। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, HTML का टैग पूछ रखा था किसी वेब पेज को बनाते समय कोई चीज को बोल्ड करना हो तो इसके लिए क्या टैग होगा, सुनो आप लोग, HTML। HTML आपको पता होगा,
HTML का फुल फॉर्म तो खैर आपको बहुत अच्छे से पता होगा, दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के नाम से जो है ना इसको पुकारा करते हो आप लोग, ठीक है सर, ये तो पता है हमें। अब HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, इसका यूज कहाँ करते हैं सर? इसका यूज करते हैं हम लोग वेब पेजेस के लिए, ठीक है ना। वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए आप लोग जो है ना इसका यूज किया करते हैं। मतलब आपके वेब पेज क्या है? जो पेज HTML में बना हो या जो पेज इंटरनेट पे चलता हो उसको आप वेब पेज कहते हो। और उन वेब पेज को बनाने के लिए कौन सी भाषा है भैया? जो आपको इंटरनेट पे जो भी पेज दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा कोई भी वेबसाइट दिखाई दे रही है वो वेबसाइट सारी HTML में लिखी हुई है, ठीक है सर, समझ में आ गई बात। लेकिन HTML में कोई भी, उन्होंने पेपर में सवाल पूछा कि कोई भी टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना चाहते हो तो टैग क्या होगा, या टैग मतलब कोड क्या लगाओगे आप लोग, ठीक है। तो ध्यान रखना HTML के कोड हमेशा ऐसे एंगुलर ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। एक पेपर का क्वेश्चन ये भी था कि HTML के टैग कौन से ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, तो एंगुलर ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। तो इसके लिए टैग क्या होगा? दो टैग हैं आपको बताऊंगा जो पेपर में दिया था। एक तो टैग होता है बी, खाली बी लिख दो चल जाएगा, ऐसे बी, ठीक है ना। ये बी है, ये स्टार्टिंग टैग होता है और इसको आप स्लैश करके बंद करके ये होता है आपका बोल्ड। इसके बीच में जो भी लिखोगे XYZ आप लोग वो बोल्ड हो जाएगा आपका। ये पेपर में नहीं दिया था उन्होंने, पेपर में दूसरा दिया था। पेपर में दिया था STRONGER स्ट्रॉन्गर, ठीक है ना। ये टैग होता है बोल्ड के लिए भी, ये भी होता है ये भी होता है आपका, दोनों ही होते हैं आपके ये। लेकिन ये याद रखिएगा पेपर में दे रखा था स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर जो है ना इससे आपका बोल्ड होता है HTML के अंदर। काफी अच्छा सवाल था, जरूर आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है कंट्रोल प्लस में C, सबको पता है कॉपी है, X सबको पता है कट है आपका। अच्छा ये बात भी आप याद रखिएगा कि कट और कॉपी में डिफरेंस क्या है, कि कॉपी तो है ठीक है नॉर्मल है, लेकिन कट जो है ना वो मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो आपसे पूछा जाए कि मूविंग को, टेक्स्ट को मूव करना है आपको एक जगह से दूसरी जगह तक, तो आप लोग किसका यूज करोगे? तो आप लोग कट का यूज करेंगे। अच्छा इनका सबका लेना देना होता है एक मेमोरी से। इस मेमोरी का नाम आप लोग क्या पढ़ा करते हो? इस मेमोरी का नाम आप लोग पढ़ा करते हो क्लिप बोर्ड। याद रखना क्लिप बोर्ड क्या है? क्लिप बोर्ड एक टेम्परेरी मेमोरी होती है आपकी। जब भी आप लोग CTRL प्लस में C करते हो या कंट्रोल प्लस में X करते हो तो ये सारा डेटा आपका कहां सेव हो जाता है? तुरंत आपका क्लिप बोर्ड में सेव हो जाएगा। और फिर आप लोग एक काम और किया करते हो, वो होता है कंट्रोल प्लस में V। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपका है पेस्ट, और पेस्ट का मतलब ये हुआ आपका कि जब भी आप डेटा पेस्ट करोगे ना, कहां से पेस्ट होगा? तो वो क्लिप बोर्ड से पेस्ट होगा। ये बात याद रखिएगा आप लोग। पेस्ट कहां से होता है? क्लिप बोर्ड से। क्वेश्चन कई बार आया पेस्ट फ्रॉम, इतना सा वर्ड देख लेना पेस्ट फ्रॉम, तो पेस्ट फ्रॉम कहां से होगा? आपका क्लिप बोर्ड से जो है ना वो पेस्ट होगा। इस बात को भी आपको यहां से याद रख लेना डियर, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद में आप लोगों को ये भी बात याद कर लेना है कि आप एक बार कोई टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हो तो उसके बाद में आप लोग जो है ना वो कितनी बार जो है ना उसको कॉपी कर सकते हो। मान लो एक बार कॉपी कर दिया आपने, अब कितनी बार आप पेस्ट करने वाले हो? तो कोई उसका कोई लिमिट नहीं है, ध्यान रखिएगा, नो लिमिट। कितनी भी बार उसको आप लोग कॉपी पेस्ट करिएगा, मैनी टाइम्स। मतलब ये ऑप्शन क्वेश्चन जनरली आता है तो उसका आंसर निकल के आता है मैनी टाइम्स। कितनी बारी करिए कोई बात है उसमें है नहीं, कोई ऐसे लिमिट दे नहीं रखा है इन्होंने, ठीक है ना। ठीक है सर। कंट्रोल N ये किसके लिए होता है? ये न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए। जैसे आपके पास में अगर MS वर्ड है तो आप न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करोगे, आपके पास पावर पॉइंट है तो आप न्यू प्रेजेंटेशन ओपन करोगे, अगर आपके पास एक्सेल है तो आप लोग क्या ओपन करोगे? न्यू वर्कबुक ओपन करोगे आप लोग, ठीक है ना। तो तीनों में कंट्रोल N का काम है नई आपका पेज ओपन कर लेना, नया पेज नहीं कहूंगा, नई फाइल ही ओपन कर लेना बल्कि उसकी, ठीक है। ओपन O के लिए होता है, P के लिए प्रिंट होता है, ठीक है। ये बात हमें पता थी, अंदाजे ने आपको याद भी थे। चलिए कुछ और शॉर्टकट की भी आपको शेयर करवाता हूं, याद करना, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है शॉर्टकट वाला। विश्वास करना यहां से क्वेश्चन आपको जरूर पेपरों में देखने को भी मिलेगा, और ढंग से आप लोग अगर समझ गए तो आपका एक नंबर भी पक्का है समझो। F होता है फाइंड के लिए, अगर आपको कोई सर्च करना है तो। और इस सर्च के लिए एक शॉर्टकट की और भी होती है, शायद अगर आपको याद हो तो F3 जो होती है ना वो किसके लिए है? आपकी F3 होती है सर्च के लिए। आपकी फंक्शन की 3 जो है ना ये सर्चिंग के लिए ही यूज की जाती है, आपने नोटिस किया हो तो। फंक्शन की टोटल 12 है आपकी, 12 में से तीसरी वाली है ना इसका यूज है, बाकियों का भी बताएंगे यूज।
कंट्रोल आई के लिए किसके लिए होता है? आई इटैलाइज के लिए यानी इटैलिक के लिए। और ये फॉर्मेट का ही एक हिस्सा है आपका। अगर मैं ये बॉक्स कहता हूं पूरा तो फॉर्मेटिंग टूल बार के रूप में ही जाना जाता है। एक तो बी होता है, एक आई होता है, एक यू होता है, यानी कि बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। बी बोल्ड हो गया, आई इटैलिक हो गया और यू जो है ना अंडरलाइन है। तो ये फॉर्मेटिंग टूल बार का ही एक पार्ट आपका समझ सकते हो इसे। के का मतलब क्या होता है? इंसर्ट। इसका मतलब प्रॉपर क्या होता है? प्रॉपर इसका मतलब होता है हाइपरलिंक। ये याद रखिएगा, हाइपरलिंक बोलते हो इसको आप लोग। हाइपरलिंक जो है ना ये ऑटो फॉर्मेट का एक पार्ट है। ऑटो फॉर्मेट मतलब आप लोगों को लिंक क्रिएट करना हो, कोई लिंक बनाना हो तो आप लोग किसका यूज करोगे? तो आप कंट्रोल प्लस में के जो है ना उसका याद करोगे, ठीक है, उसको यूज करोगे आप लोग। ऑटो फॉर्मेट क्यों बोला सर आपने? ऑटो फॉर्मेट बोलने के पीछे मेरा एक कारण है। जब भी मैं कभी लिंक बनाऊंगा तो उसके अंदर दो चीजें ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे सर कौन सी? एक तो उसके अंदर जो पहली चीज आएगी आपकी वो ये आएगी कि आपका लिंक क्रिएट होते ही उसका कलर जो है ना वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है ना, ऑटोमेटिक उसका कलर जो है ना वो ब्लू हो जाएगा। और दूसरा उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी आपकी, ठीक है ना, दूसरा उसके नीचे क्या आ जाएगी आपकी? अंडरलाइन आ जाएगी, याद रखिएगा। ये दो चीजें उसके अंदर क्रिएट होके आ जाएगी, याद रखिएगा। एक तो कलर उसका ब्लू हो जाएगा और एक वो अंडरलाइन आ जाएगा। ये दोनों ही आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद में कंट्रोल प्लस में यू, कंट्रोल यू तो अंडरलाइन हो ही गया, वी पेस्ट हो गया, बताया था। वाई रीडू होता है, जेड अंडू होता है, अच्छे से पता है। और जी होता है गो टू, ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, ठीक है ना। गो टू होता है गो टू डायलॉग बॉक्स के लिए, ठीक है ना, गो टू डायलॉग बॉक्स के लिए होता है ये। एच होता है फाइंड एंड रिप्लेस, ये भी इन्होंने बहुत बार पेपरों में दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके इस पूरे डॉक्यूमेंट में हर जगह मान लो कंट्रोल लिखा हुआ है और मैं चाहता हूं कि जहां जहां कंट्रोल है वहां वहां जो है ना वो शिफ्ट बटन आ जाए या एल्ट बटन आ जाए, एंटर, जो भी बटन मैं चेंज करना चाहता हूं, तो मैं कंट्रोल को शिफ्ट से जो है ना वो रिप्लेस करना चाहता हूं तो एक काम करूंगा, मैं कंट्रोल एच प्रेस करूंगा। इससे क्या किया जाएगा? फाइंड किया जाएगा, ढूंढा जाएगा। क्या ढूंढा जाएगा? जिसको रिप्लेस करना चाहता हूं वो अक्सर ढूंढा जाएगा। तो वो पूछेगा किसको किससे रिप्लेस करना है, बस बात खत्म। वो 3 इडियट मूवी वाला आपको बेहतरीन एग्जांपल याद आ रहा होगा ना, जिसमें वो चतुर वाले भाषण में चमत्कार को क्या कर दिया था, याद आ रहा हो तो आपको, कुछ ऐसा ही काम ये करता है। जे जस्टिफाई के लिए क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था, जस्टिफिकेशन ब्लॉग है आपका। एल होता है आपका अलाइनमेंट लेफ्ट के लिए, क्यू होता है क्विट के लिए, ठीक है ना, ये याद रखना, एल क्यू क्विट के लिए, ई सेंटर के लिए, आर जो है ना वो आपका होता है राइट के लिए। एम अगर आप एमएस वर्ड यूज कर रहे हो तो इंडेंट द पैराग्राफ, पैराग्राफ में इंडेंट के लिए देते हैं, एक इसमें हैंगिंग होता है, एक वन लाइन के लिए होता है। और टी का मतलब होता है हैंगिंग इंडेंट। लेकिन अगर आप पावर पॉइंट यूज करते तो दोनों बदल जाते। पावर पॉइंट में कंट्रोल एम क्या करता है, तो ये याद रखना कि पावर पॉइंट जो है ना, पावर पॉइंट में कंट्रोल एम से जो है ना न्यू स्लाइड ओपन होती है आपकी, ठीक है ना, न्यू स्लाइड, ठीक है, न्यू स्लाइड। अगर आपको नई स्लाइड लेनी हो ना तो आप लोग कंट्रोल एम का यूज करोगे, इस बात को याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। इस पॉइंट को भी आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। क्यू है रिवर्ट इंडेंट, हाँ रिवर्ट इंडेंट भी होता है और क्विट के लिए भी यूज किया जाता है आपका, ठीक है ना। पावर पॉइंट का जो आपका चल रहा ऑप्शन है उसको आप क्विट करना चाहते हो तो। और जैसे ही कंट्रोल एम है, वर्ड में कुछ अलग यूज हो रहा है, पावर पॉइंट में कुछ अलग यूज हो जाएगा। टी देखो वर्ड में तो हैंगिंग इंडेंट के लिए है, लेकिन आप एमएस पावर पॉइंट में देखोगे इसको तो इसका कहां यूज होता है, तो वहां पे ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो है ना वो ओपन करता है आपका, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ठीक है ना, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो है ना वो ओपन करता है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो है ना ओपन करेगा ये। हाँ, अगर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आपको एमएस वर्ड में ओपन करना है तो उसके लिए अलग शॉर्टकट की होगी, फिर उसके क्या शॉर्टकट की होगी, कंट्रोल प्लस में डी होगी, याद रखिएगा, ठीक है ना, कंट्रोल डी जो है ना इससे फॉन्ट ऑप्शन खुल जाएंगे एमएस वर्ड में। मतलब अगर पावर पॉइंट में आपको फॉन्ट खोलना है, और ये पावर पॉइंट वाला थोड़ा ज्यादा जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन टफ बन भी सकता है, कंट्रोल डी तो देखो सबको याद होगा एमएस वर्ड के लिए। तो वर्ड और एक्सेल के लिए मोस्ट प्रॉब्ली सब कुछ चीजें सेम आ जाती है, लेकिन एक्सेल पावर पॉइंट के लिए बहुत सारी चीजें चेंज है आपकी। तो कंट्रोल टी बताया मैंने, फॉन्ट किसके ओपन होंगे आपके, ये पावर पॉइंट के। कंट्रोल डी बताया मैंने किसके, एमएस वर्ड के होंगे। अच्छा, पावर पॉइंट में कंट्रोल डी कर दो तो क्या हो जाएगा, तो पावर पॉइंट में कंट्रोल डी जो है ना ये डुप्लीकेट स्लाइड बना देगा। कंट्रोल प्लस में डी जो पावर पॉइंट में है ना ये क्या करेगा आपका, ये करेगा आपका डुप्लीकेट स्लाइड, ठीक है ना, डुप्लीकेट स्लाइड, जो स्लाइड आपने तैयार कर रखी है ना उसका बिल्कुल डुप्लीकेसी तैयार कर देगा ये।
अब थोड़ा कंट्रोल के साथ में दूसरी चीजों के पर भी खेलते हैं हम लोग, जैसे कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में एफ है, फॉन्ट चेंज करने के लिए। आपके पास में कोई भी फॉन्ट दे रखा है, ठीक है ना, उसको अगर आप लोगों को बदलना है तो उसको आप लोग जो है ना चेंज करने के लिए यूज करोगे। आप मुझे बता सकते हो 2003 से बाय डिफॉल्ट फॉन्ट आता कौन सा था? ठीक है, दो 2003 और 2007। तुमने तुमने बताया फॉन्ट का, किसी ने साइज, ठीक है, यहाँ पे हमें नाम भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। 2000 दोनों ही बताए हैं, खैर आपने 2003 जो है ना आपका 2003 तक जो फॉन्ट का आया करता था नाम, वो तो था आपका क्या, टाइम्स न्यू रोमन। अगर मैं एक खाली पेज पे लिखता हूँ, रुको एक मिनट, इधर लिखते हैं आज, ठीक है। मेरे पास 3 सॉफ्टवेयर हो गए, एक तो हो गया MS वर्ड हो गया, ठीक है ना, एक मेरे पास में हो गया कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया आपका, ठीक है ना, और एक मेरे पास में हो गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं 2003 तक की बात करता हूं तो वर्ड के अंदर तो आया करता था कौन सा, टाइम्स न्यू रोमन आया करता था, ठीक है ना, टाइम्स न्यू रोमन आया करता था वर्ड में। अच्छा, एक्सेल में भी मैंने कहा ना ऑलमोस्ट सब कुछ चीजें सेम सी आ जाती है इसकी, तो इसके अंदर भी टाइम्स न्यू रोमन ही आया करता था आपका, ठीक है ना, टाइम्स न्यू रोमन आया करता था इसमें भी। लेकिन यहां बदलाव हुआ पावर पॉइंट में आता था बाय डिफॉल्ट, इसका नाम था कैलिब्री बॉडी आया करता था 2003 तक आपका। 2007 का जो सॉफ्टवेयर निकल के आया ना आपका, वहां से 2007 से क्या हो गया बाय डिफॉल्ट, यहां MS वर्ड के अंदर आने लग गया है अब ये कैलिब्री बॉडी, ठीक है ना, कैलिब्री बॉडी आने लग गया। और एक्सेल में भी ये सेम ही हो गया आपका, एक्सेल में भी कौन सा आने लग गया, कैलिब्री बॉडी ही आने लग गया आपका एक्सेल के अंदर भी। लेकिन पावर पॉइंट में अब बदल गया, पावर पॉइंट के अंदर आने लग गया कैलिब्री तो है, लेकिन कैलिब्री लाइट आने लग गया है बाय डिफॉल्ट अब ये वाला आपका, ठीक है। तो दोनों आप लोगों को पता होने चाहिए डियर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाले काम। उसके बाद में आगे जा रहे थे हम लोग, तो अगली बात पे जाते हैं। हाँ, अब फॉन्ट साइज को बढ़ाना है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बल्कि ये वाला तो, ठीक है ना। अगर आपको फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना है तो आपके पास में शॉर्टकट की क्या होगा, 2 तरीके के शॉर्टकट की यूज करते हो, एक तो आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हो और एक आप ग्रेटर देन लेस देन सिंबल का यूज करते हो। अगर आप कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में ग्रेटर देन करते हो तो आप फॉन्ट साइज एक ऊपर चले जाओगे, 1 पॉइंट ऊपर चले जाओगे आप लोग। और कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में लेस देन का यूज करते हो, ठीक है ना, आप क्या यूज करोगे, कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में लेस देन। अगर आप लेस देन का यूज करोगे तो इसका मतलब आप फॉन्ट साइज एक नीचे आ जाओगे। फॉन्ट साइज एक ऊपर जाने का मतलब है कि आप इंक्रीज कर रहे हो, नीचे जाने का मतलब आप डिक्रीज कर रहे हो। हाँ, ऐसे ही आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स का भी यूज करते हो यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरीके की स्क्वायर ब्रैकेट आप क्लोजिंग में यूज कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, ओपनिंग यूज कर रहे हो, तो आप लोग डिक्रीज कर रहे हो एक फॉन्ट साइज। दोनों ही है आपके, ये दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम सही है आपका। अच्छा, ये फॉन्ट साइज का मैंने पूछा है तुमसे, तो फॉन्ट साइज भी बाय डिफॉल्ट कुछ अलग तरीके से अलग अलग है। जैसे मैं आपको ये भी बात बता देता हूँ कि फॉन्ट साइज है कितने यहाँ पे आपके इस पेज पे, यहाँ पे समझाता हूँ आपको, इसको साफ करके देखिएगा। फॉन्ट साइज आपके, अगर मैं कह रहा हूं कि MS वर्ड मैंने ले लिया है, मान लेते हैं, ठीक है ना, MS वर्ड लिया है, तो MS वर्ड की बात कर रहा हूं या मैं बात कर रहा हूं पावर पॉइंट की, ठीक है ना, पावर पॉइंट की, ठीक है, और या मैं बात करूंगा मेरे पास में कौन सा सॉफ्टवेयर, एक्सेल की। तो इन तीनों के अंदर एक होता है फॉर्मेटिंग टूल बार, याद रखना आप लोग, फॉर्मेटिंग टूल बार। अच्छा, फॉर्मेटिंग टूल बार का मतलब क्या है आपका, फॉर्मेटिंग टूल बार का मतलब है आप माउस के थ्रू साइज मिनिमम मैक्सिमम कितना बोलते हैं,
कीबोर्ड से तो आप बैकस्पेस प्रेस करके अपनी मर्जी से मैन्युअली नंबर फीड कर सकेंगे, वो बात अलग है। लेकिन आपको टूल बार के अंदर जो साइज दे रखा है, फॉर्मेटिंग टूल बार में दे रखा है साइज आप लोगों को, वो साइज मिनिमम और मैक्सिमम कितना होगा। तो एमएस वर्ड का मिनिमम फॉन्ट साइज होता है 8, पावर पॉइंट के अंदर भी मिनिमम फॉन्ट साइज है 8 और एक्सेल के अंदर भी मिनिमम फॉन्ट साइज है 8। तीनों के अंदर 8 ही है आपका। लेकिन वर्ड के अंदर जो है ना वो मैक्सिमम कितना होता है 72, एक्सेल में भी मैक्सिमम कितना होता है 72, बट पावर पॉइंट के अंदर मैक्सिमम होता है 96। ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो सर ये भी याद रह जाएगा हमें भाई, यहाँ पे 8 रहता है, यहाँ पे 72, 96 और 72 रह जाता है। बट बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड के अंदर रहता है 11, एक्सेल के अंदर भी कितना रहता है 11 रहता है आपका, याद रखना। बट पावर पॉइंट में कुछ हिसाब अलग है, पावर पॉइंट का हिसाब अलग है इन द सेंस कि पावर पॉइंट का जब भी आप ओपन करोगे तो आपको जो पहला पेज दिखेगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, जिसके अंदर यहाँ पे आपकी बहुत सारी स्लाइड्स दिखेगी आपको, और इसके अंदर एक स्लाइड खुली हुई दिखेगी। मतलब इनमें से जिस पे क्लिक करोगे वो यहाँ खुल जाएगी, यहाँ खुल जाएगी। मतलब सर इसको क्या कहते हो, इसको कहते हो आप लोग मेन वर्किंग एरिया के नाम से जानते हो, ठीक है ना। इसको कहते हो आप लोग क्या, मेन वर्किंग एरिया। ये मेन वर्किंग एरिया होता है आपका, देखा जाए तो जिसके अंदर आप एक्चुअली काम कर रहे हो तो वो मेन वर्किंग एरिया है। इस मेन वर्किंग एरिया के अंदर आपको ऐसे 2 बॉक्स दिखेंगे, एक बॉक्स के अंदर लिखा होता है TITLE टाइटल, और एक बॉक्स होता है जिसके अंदर लिखा होता है आपका क्या, सब टाइटल लिखा होता है, TITLE सब टाइटल लिखा होता है। तो जो टाइटल और सब टाइटल है, इन दोनों को कहा करते क्या हो, इन दोनों को कहा करते हो बेटा आप लोग प्लेस होल्डर के नाम से जाना करते हो, याद रखना प्लेस होल्डर। कोई तुमसे पूछे कि व्हाट इज प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर का काम क्या है, होते क्या हैं ये दोनों, तो प्लेस होल्डर का काम होता है जिसमें टेक्स्ट को रखा जाए, टेक्स्ट को होल्ड किया जाए, वही आपके प्लेस होल्डर होते हैं, ठीक है। क्या मतलब है इनका, जिनमें टेक्स्ट को रखा जाए, जिनमें टेक्स्ट को होल्ड किया जाए, जिसमें टेक्स्ट को होल्ड किया जाए, टेक्स्ट जो होता है ना उसको होल्ड किया जाए अगर, तो आप लोगों को जो है ना क्या यूज करना होगा, तो आप लोगों को प्लेस होल्डर यूज करना होता है। अच्छा, प्लेस होल्डर में ही साइज आपका होता है। अगर आप टाइटल लिखोगे तो टाइटल का बाय डिफॉल्ट होता है 60, याद रखिएगा। सब टाइटल का बाय डिफॉल्ट होता है 24 आपका, इसलिए मैंने इनको अलग अलग बताना पड़ा है। क्यों, क्योंकि देखो वर्ड के अंदर तो बाय डिफॉल्ट 11 ही है, बात ही खत्म, कोई और अलग अलग तो जगह लिखने की है ही नहीं इसमें। अगर मैं पूछूंगा कि यहाँ पे कितना होगा तो यहाँ पे आपने बता दिया सर 11 है एक्सेल में भी, लेकिन पावर पॉइंट में मैं सीधा नहीं बताऊंगा कि 11 है, क्योंकि इसमें 2 साइज होते हैं बाय डिफॉल्ट आपके, वो 2 साइज दोनों ही प्लेस होल्डर में होते हैं। तो वो तुमसे ये पूछ सकता है कि प्लेस होल्डर क्या है, या कई बार यूं पूछते हैं कि पावर पॉइंट का जो पहला कोई भी पेज होता है उसके अंदर जो 2 डॉटेड बॉक्स होते हैं, कभी भी ओपन करके देखोगे तो आप लोगों को हमेशा बाय डिफॉल्ट 2 डॉटेड से बॉक्स दिखाई देंगे। उन डॉटेड बॉक्स के अंदर आप कुछ लिखोगे तो उसमें टाइटल ऊपर वाला है, उसमें बाय डिफॉल्ट 60 साइज आएगा, और जो बाय डिफॉल्ट सब टाइटल है उसका साइज कितना आएगा, 24 आएगा। होपफुली इस बात को तुम समझ गए होंगे, ठीक है। अगली बात पे जाता हूं। अगली बात ये है कि सर ये तो आपने बता दिया फॉर्मेटिंग टूल बार का इनका सबका साइज, अगर मैं मैन्युअली मतलब कीबोर्ड से ऐड करके इनके अंदर लिखना चाहता तो क्या होता, कीबोर्ड से अगर मैं लिखना चाहता ऐड करके तो देखो साइज इनका ये होता, इसका मिनिमम आप 1 कर सकते थे और इसका मैक्सिमम आप जो है ना 1638 तक लेके जा सकते थे, याद रखना। पावर पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो पावर पॉइंट में मिनिमम आपका 1 हो सकता था और मैक्सिमम इसका कितना चला जाता आपका 4000 जो है ना इसका मैक्सिमम हो सकता है, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। और एक्सेल की बात करते हो तो एक्सेल में मिनिमम कितना होता है आपका 1 और मैक्सिमम कितना हो सकता है आपका, मैक्सिमम इसके अंदर हो सकता है 409 हो सकता है। नहीं पता था तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव रहा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये सबसे जरूरी चीज जो आप लोगों को याद करनी थी यहाँ पे जो मैंने आपको शेयर की है, ठीक है। चलिए सर आगे चलते हैं। अब हम लोग ये फॉन्ट का हमें होगा, लेकिन यहाँ तक बात खत्म नहीं हुई है अभी, यहाँ पे भी एक बात और भी इंपॉर्टेंट पड़ी है। आप ये कह रहे हो सर ये साइज जो है ना, जैसे ये 8 लिखा है 72 लिखा है, मतलब ये क्या है, कितना कोई क्या है, मतलब ये इंच है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, किलोमीटर है, मतलब क्या है, यूनिट क्या है इनकी, वो सुनो आप लोग। तो इनके फॉन्ट साइज मेजर किए जाते हैं, याद रखना पीटी में।
पीटी का मतलब क्या होता है? पीटी का मतलब होता है पॉइंट होता है आपका, पॉइंट्स होते हैं, ये याद रखना। मतलब यूं समझो कि ये आप क्या पढ़ रहे हो 1 पीटी, ये क्या पढ़ रहे हो 1638 पीटी, 8 पीटी, 72 पीटी, ये पीटी है सब कुछ। पीटी मतलब पॉइंट्स है, ये याद रखिएगा। और एक पीटी का मतलब क्या होता है? एक पीटी जो है ना वो इक्वल टू होता है 1/72 के होता है आपका, 1/72 के होता है, ये याद रखना आप लोग। अच्छा, ये क्या है 1/72? 1/72 इंच के बराबर होता है आपका, 1/72 इंच के बराबर है। तो मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि अगर किसी का फॉन्ट साइज 72 है, इसका मतलब वो फॉन्ट जो है ना वो कितना होगा आपका? 1 इंच का फॉन्ट होगा आपका, ये याद रखना। तो कोई फॉन्ट साइज आपका 72 है तो इसका मतलब वो 1 इंच का फॉन्ट होगा आपका। ये जो लगभग 11 बाय डिफॉल्ट आप कह रहे हो ना, ये लगभग 0.15 समथिंग इंच होता है आपका, ठीक है ना, 0.15 समथिंग इंच होता है। तो इस बात को जरूर याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, आपको समझ में चीजें आ भी गई होगी, ठीक है। चलिए सर, अब आगे जाते हैं हम लोग। और तो हाँ जी, यहां तक मैंने पढ़ा दिया था। उसके बाद में कंट्रोल शिफ्ट और स्टार लगाते हैं तो व्यू और हाइड नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स के लिए आता है। कंट्रोल प्लस में लेफ्ट एरो होता है, मूव 1 वर्ड टू द लेफ्ट। एक वर्ड को अगर लेफ्ट मूव करना चाहते हो तो आप लोग लेफ्ट एरो दबाइए, अगर आप राइट मूव करवाना चाहते हो तो राइट एरो दबाइए। अगर आपको ऊपर वाली लाइन, पैराग्राफ के ऊपर वाली लाइन में जाना है तो कंट्रोल के साथ ऊपर वाला की दबाइए। अगर आपको नीचे वाली लाइन में आना है तो आप लोग कंट्रोल प्लस में डाउन एरो दबाइएगा, ठीक है सर। ये दो बटन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक डिलीट है, एक बैक स्पेस है। देखो, आप सोचोगे क्या होगा इनका मतलब। मान लेते हैं मेरा ये कर्सर है, ठीक है ना। अब एक तो बटन होता है बैक स्पेस, अब दोनों का काम ही कैरेक्टर को मिटाना ही है। लेकिन ध्यान देना, ये एरिया कौन सा हो गया? इधर वाला एरिया हो गया लेफ्ट हो गया, इधर वाला कौन सा हो गया? राइट हो गया, ठीक है ना। अगर आप लोग कभी भी बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो बैक स्पेस से हमेशा आपका लेफ्ट वाला जो भी कर्सर के जो आपका लेफ्ट वाला है ना वो डिलीट होगा, याद रखिएगा। और अगर डिलीट होगा आपका बटन, तो डिलीट बटन आपने प्रेस किया है तो कर्सर के हमेशा जो है ना वो राइट साइड वाला डेटा है ना वो डिलीट होगा। ये बात थोड़ी सी बारीकी की थी, इंपॉर्टेंट थी समझने के लिए। क्या कि आपका जो कर्सर क्या होता है सर? एक ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन। कई बार ये भी क्वेश्चन देखा है मैंने, ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन इज व्हाट इज दिस? तो क्या होता है? ये कर्सर कहते हैं इसको। हालांकि बहुत इजी सवाल है, लेकिन हाँ आपको पता तो होना चाहिए बेसिक सा। और इस कर्सर के अगर आपको लेफ्ट साइड का डेटा डिलीट करना है तो आप बैक स्पेस दबाओगे, और कर्सर के अगर आपको राइट साइड का डेटा डिलीट करना है तो आप डिलीट बटन दबाओगे, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस में डिलीट है, डिलीट वर्ड टू द राइट साइड ऑफ द कर्सर, और बैक स्पेस क्या था? डिलीट वर्ड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर, ठीक है ना। तो ये दोनों भी आपको पता होने चाहिए। कंट्रोल एंड और कंट्रोल होम। अच्छा देखो, अगर आप लोग खाली होम बटन दबाते हो ना तो आप पहले पेज पे आ जाते हो, खाली एंड बटन दबाते हो तो आप लास्ट पेज पे आ जाते हो। ये तो पता है आपको, ठीक है सर, ये पता है हमें होम और एंड का। लेकिन अगर मैं यूं कहूं कि आप लोगों को पहले पेज के पहली लाइन में बिल्कुल फर्स्ट में आना है, तो कोई भी आपका जैसे पैराग्राफ ये स्टार्ट हो रहा है, यहां पे आपको कर्सर लेके आना है एकदम, तो आप यूज करिएगा कंट्रोल प्लस में होम बटन यूज करिएगा। और अगर आपको लास्ट पेज के बिल्कुल लास्ट वाले इस जगह पे आके रुकना है, आपको एकदम एंड पे आके, तो आप लोगों को कर्सर अगर वहां लास्ट लाइन में लेके आना है तो आप कंट्रोल प्लस में एंड दबाइएगा। तो देखो, कंट्रोल एंड है, मूव कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। कर्सर को ही एंड में ले आना, बिल्कुल वो कंट्रोल प्लस में एंड है, और कर्सर को बिगिनिंग में ले आना, डॉक्यूमेंट के शुरुआत में ले आना, वही कंट्रोल प्लस में होम होता है आपका, ठीक है। कंट्रोल प्लस में स्पेस होता है, रीसेट हाईलाइट टेक्स्ट टू द डिफॉल्ट फॉन्ट। डिफॉल्ट फॉन्ट को रीसेट करना या हाईलाइटेड टेक्स्ट को रीसेट कर देने के लिए यूज किया जाता है आपका, ठीक है। फिर कुछ और शॉर्टकट की है आपकी, ठीक है ना। कंट्रोल 1, 2 और 5 ये तीनों हैं आपकी। इन तीनों को बोला करते हो एक्चुअली आप लोग लाइन स्पेसिंग बोलते हो। नाउ व्हाट इज सर लाइन स्पेसिंग? क्या होता है लाइन स्पेसिंग का मतलब? जैसे आपने कोई एक लाइन लिखी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लाइन लिखी है, इस लाइन से और इस लाइन के बीच में क्या गैप होगा, कितना स्पेस होगा आपका, और ये स्पेस होता है इंचेस में, इसको भी याद कर लेना आप लोग, ठीक है ना। तो अगर आप कंट्रोल प्लस में 1 किया करते हैं, कंट्रोल प्लस में 1 करते हो, इसका मतलब है आप लोगों ने 1 इंच का स्पेस दिया है। कंट्रोल प्लस में 2 करोगे, इसका मतलब आपका 2 इंच का स्पेस दोगे, और कंट्रोल प्लस में 5 करोगे, इसका मतलब है 1.5 इंच का स्पेस दोगे। यही थोड़ा सा यूनिक है बस, और कोई दिक्कत ही नहीं है,
क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि आप जब 1 2 पढ़ते हो तो कोई खास दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब 5 वाला है तो दिक्कत ये होती है कि सोचते हैं यार 5 है तो 5 इंच का गैप होगा, ऑप्शन में भी 5 मिलता है, नहीं है 5 का मतलब 1.5 है, मतलब डेढ़ लाइन का स्पेस मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आपको ऑप्शन में इंच ही मिले, आपको सीधा ही कह देगा, जैसे इसमें लिख रखा है सिंगल स्पेस, सिंगल लाइन का स्पेस का मतलब वो 1 इंच ही बोलेगा। या कंट्रोल प्लस में 1 है, वो सिंगल लाइन स्पेस का मतलब होता है 1 इंच का स्पेस है, डबल है तो मतलब 2 लाइन होगा, 1.5 है तो मतलब आपकी डेढ़ लाइन का स्पेस का मतलब 1.5 इंच का स्पेस हो गया आपका वो, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद में आपका आता है कि कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस में 1, ये होता है चेंज टेक्स्ट टू हेडिंग, टेक्स्ट को हेडिंग में बदल देना। टेक्स्ट को हेडिंग में बदलना मतलब क्या सर? आप नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हो उसका साइज छोटा होता है, हेडिंग थोड़ा बोल्ड हो जाता है और साइज बाकी कैरेक्टर के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा हो जाता है। ये 3 है। कंट्रोल प्लस में 1 करोगे तो हेडिंग 1 आएगा, 2 करोगे तो हेडिंग 2, 3 करोगे तो हेडिंग 3। इसका मतलब मैं 4 करूंगा तो हेडिंग 4 हो जाएगा, 5 करूंगा तो 5 हो जाएगा। अरे नहीं पगले, इतनी हेडिंग थोड़ी ना होती है, फिर सारा डॉक्यूमेंट हेडिंग से ही भर गया। हेडिंग 3 ही होती है, ठीक है ना। तो आपकी ठीक है मेन हेडिंग बना दी, उसके नीचे सब हेडिंग फिर सब, ऐसे तो बहुत नहीं है, ये 3 ही होती है। तो 3 ही है, H1 H2 H3 आपकी। जैसे HTML में भी होता है ऐसा H1 H2 H3 ऐसे हेडिंग डालने के लिए, समथिंग यहाँ पे भी है आपका। F1 किसके लिए होता है? हेल्प के लिए होता है। और आपको ये 2-3 की तो फंक्शन की ना याद रहनी चाहिए, मैं इकट्ठी लिख देता हूं यहीं पे आपके आगे, ताकि आप लोगों को जो है ना वो याद रहे ये, ठीक है। इस जगह पे आपके पास में लाइक जैसे F1 है, F1 किसके लिए होता है? टू गेट हेल्प, टू गेट हेल्प। अगर आपको हेल्प लेनी हो तो आप लोग F1 का यूज करोगे। F2 किसके लिए होता है? F2 होता है आपका रीनेम करने के लिए, ठीक है ना। रीनेम करने का मतलब क्या है कि आपने कोई फोल्डर है उसको अगर नाम बदलना है तो आप लोगों को F2 जो है ना उसका यूज करोगे आप लोग, ठीक है ना। इसको याद करिएगा ये, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या है? F3 की बात करो। F3 मैंने अभी बताया था आपको किसके लिए यूज किया जाया था, आपका ये यूज किया गया था आपका सर्चिंग के लिए, सर्चिंग, हाँ ठीक है ना, सर्चिंग के लिए आप कह दो या सर्च के लिए। F4 जो है ना, वैसे तो आपके एक इसका यूज है आपका, जैसे Alt प्लस F4 करूंगा मैं, Alt प्लस F4, तो Alt प्लस F4 जो है ना इसका मतलब होता है एक्टिव विंडो जो भी है आपकी, ठीक है ना। एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए है। कोई भी प्रोग्राम आपका चल रहा है उसको अगर आप बंद करना चाहते हो तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग एक्टिव विंडो को बंद कर दोगे। लेकिन एक जैसे आप लोग ये कंट्रोल Z किया करते हो ना, तो तकरीबन उसका भी काम करता है ये MS वर्ड के अंदर। जो लास्ट वाला एक्शन होता है उसको रिपीट अगर करवाना हो आप लोगों को तो आप F4 का भी यूज किया करते हो वहां पे, वो अभी स्लाइड में लिखा हुआ है तो मैं उसको लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। F5 किसके लिए होता है? F5 होता है आपका रिफ्रेश के लिए, ठीक है ना। रिफ्रेश करने के लिए, या आप लोग कहिएगा रीलोड करने के लिए भी, ठीक है ना, या पावर पॉइंट में स्लाइड शो चलाने के लिए, ठीक है ना। ध्यान रखना स्लाइड शो भी 2 टाइप से चलते हैं। एक तो स्लाइड शो चलाना हो अगर आप लोगों को स्टार्टिंग से चलाना हो तो आप लोगों को यूज स्टार्टिंग से क्या चलाना हो आपको? स्लाइड शो, ठीक है ना। स्टार्टिंग से अगर आप लोगों को स्लाइड शो चलाना है तो इसके लिए आप लोग जो है ना शॉर्टकट की यूज करोगे, क्या? F5 यूज करोगे, याद रखिएगा। ये स्टार्टिंग से स्लाइड शो चलाने के लिए है। लेकिन अगर आप लोगों को करंट स्लाइड शो चलाना है डियर, ठीक है ना, करंट स्लाइड शो चलाने का मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में मान लेते हैं 100 पेज है और 100 पेजों में से मान लेते हैं आप लोगों को बिल्कुल पहले पेज से स्लाइड से 100 स्लाइड है, 100 स्लाइड में से पहली स्लाइड से अगर आपको चलाना है तो आप लोगों को F5 प्रेस कर दीजिएगा। और इसमें से मान लेते हैं कि आप बैठे हैं 17 नंबर स्लाइड पे, 17 नंबर स्लाइड पे बैठे हो आप, तो 17 नंबर स्लाइड से ही अगर आप लोगों को चलाना है तो आप लोगों के पास में शॉर्टकट की क्या होगा? फिर आपके पास में शॉर्टकट की होगा डियर, याद रखिएगा, शिफ्ट प्लस में F5 होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। शिफ्ट प्लस में F5 जो है ना ये शॉर्टकट की होगा फिर आपका, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आपके पास में ना एक इंपॉर्टेंट आता है F7 आता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। F7 आपका 6 है, वॉल्यूम वगैरह के लिए यूज किया जाता है पर इतना जरूरी नहीं है। F7 होता है स्पेल चेक के लिए, ठीक है ना, स्पेल चेक के लिए। अच्छा, स्पेल चेक के लिए भी ना आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वर्ड के नीचे आप लोगों को ना ध्यान रखिएगा 3 प्रकार की वेव दिखाई देगी।
एक वेव आती है, रेड कलर की वेव आती है, इसको वेव बोलते हैं, लाइन पहले बोलते थे, आजकल पेपरों में ये वेव के नाम से आती है। एक वर्ड के नीचे ग्रीन कलर की वेव आए, ठीक है ना, और एक वर्ड के नीचे जो है ना आपकी ऐसे ब्लू कलर की वेव आए आपकी, ठीक है ना। ये तीन अगर आपकी वेव आती है तो इन तीनों का मतलब अलग अलग है आपका। क्या मतलब है सर? अगर रेड वेव है ना आपकी तो इसका मतलब है उसके अंदर स्पेलिंग ही एरर होगा आपका, ठीक है ना, स्पेल एरर होगा आपका, कोई भी आपने स्पेलिंग गलत लिख दी है या आपके उसके फॉन्ट के अकॉर्डिंग सेट है नहीं आपका। ग्रीन अगर आती है इसका मतलब ये हो गया कि उसके अंदर कोई ग्रामेटिकल एरर है आपका, ग्रामर के अकॉर्डिंग जो है ना, या पंक्चुएशन है, ग्रामर है, कोई भी है, उस ग्रामर को ठीक नहीं मान रहा है वो, तो करके ऐसा है। अगर ब्लू आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मेटिंग एरर का सबूत है आपके आगे, फॉर्मेटिंग एरर होगा कोई। लेकिन एक गजब की बात यह है एमएस ऑफिस फैमिली के अंदर, अगर आपने दो सेम वर्ड लिख दिए आपने, भी मान लेते हैं आपने ऐसा लिख दिया, क्या लिख दिया आपने लिख दिया टेक्स्ट बुक इज ऐसे लिख दिया आपने, और दो बार ये इज अगर आ गया है तो इसका मतलब क्या है, इसके नीचे कौन सी कलर की लाइन आएगी, इसके नीचे रेड कलर की लाइन आएगी, याद रखना रेड वेव आएगी। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। जनरली इसमें 80-90% बच्चे लगाते हैं ग्रीन लाइन वाला ऑप्शन, क्योंकि ये ग्रामेटिकल एरर्स दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान देना एमएस ऑफिस फैमिली के अंदर दो सेम वर्ड रिपीट होते हैं, उनको स्पेल एरर के रूप में जाना जाता है, उनके नीचे रेड वेव आती है ना कि ग्रीन वेव आती है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इस चीज को आप लोगों को जो है ना वो याद करना है, ठीक है ना। आपके पेपर में ये चीजें भी आती है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये वाली आपकी, ठीक है ना। चलिए सर ये चीजें समझ में आ गई। अभी F7 है, F7 की अगर हम बात करते हैं तो इस F7 को आप लोग जो है ना वो शिफ्ट प्लस में F7 अगर करना चाहते तो क्या होता, शिफ्ट प्लस में F7, तो इससे आप लोग जो है ना वो थेसोरस खोलते हैं। अभी लिखा होगा स्लाइड में, आगे दिखाऊंगा। इसको बोलते हैं पर्यायवाची शब्द के लिए, एक ही वर्ड का सिनोनिम एंटोनियम सब आप देख रहे होते हो ना, तब आप लोग इसी से डायलॉग बॉक्स ओपन कर लोगे। इसके अलावा आप लोग एक F11 भी याद कर सकते हो। F11 क्या होता है आपका, F11 होता है आपका फुल स्क्रीन के लिए होता है डियर, ठीक है ना, फुल स्क्रीन इन और आउट के लिए, ठीक है ना, फुल स्क्रीन इन और आउट। अगर आपको फुल स्क्रीन में जाना है और आप फुल स्क्रीन से नॉर्मल स्क्रीन पे आना चाहते हो तो आप लोग जो है ना इसका यूज कर लोगे। ये भी बात आपको यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। इसके बाद में जो है ना आप लोगों को यहां से ये याद करना है क्या लिखा है भैया तुमने, ये अखिल स्पैम मत कर, स्पैम किया कहाँ है उसने, वो तो आंसर कर रहा है बेचारा। एक ने पूछा ये स्पैम है क्या, स्पैम मेल होता है, प्रमोशनल मेल होता है, दे दरादर जो बहुत बार जो मेल किए जाते हैं उसको स्पैम मेल कहते हैं, ठीक है ना। स्पैम किया कहाँ है भाई उसने। F12, ठीक है ना, F12 सुबह सुबह भांग पी लिया। F12 का मतलब क्या होता है, सेव एज, ठीक है ना, सेव एज। सेव एज करने का मतलब है कि कोई फोल्डर जब आप लोगों ने पहले से ही सेव कर रखा है और उसको अगर आप मतलब कोई फाइल को सेव कर रखा है आपने, उसको किसी और फॉर्मेट में किसी और नाम से सेव करना चाहते हो आप लोग, तो आप लोग जो है ना उसका यूज करोगे। इस बात को भी आपको याद रख लेना है डियर, ठीक है ना। ठीक है, चलिए सर ये चीज समझ में आ गई। तो उसी स्लाइड में मैं दोबारा जा रहा हूं, क्या बता रहा था मैं, यहां था मैं, ठीक है। शिफ्ट प्लस में F3 करना हो तो चेंज केस ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट, ठीक है ना। अगर केस अगर आपको चेंज करना है, जैसे अपर केस लोअर केस सेट करने, तो करने के लिए शिफ्ट प्लस में इंसर्ट है, इसका काम भी पेस्ट है, पेस्ट स्पेशल में भी यूज करते हैं ये। F4 मैंने अभी बताया था ना, रिपीट द लास्ट एक्शन, ठीक है ना। F7 अभी बता दिया आपको मैंने स्पेलिंग चेक करने के लिए। शिफ्ट प्लस में F7 भी बता दिया मैंने थेसोरस के लिए, पर्यायवाची शब्दों के लिए, ठीक है ना। F12 सेव एज हो गया, कंट्रोल S सेव होता है। शिफ्ट प्लस में F12 है वो भी सेव ही होता है। Alt शिफ्ट D अगर करते हो तो इंसर्ट करंट डेट हो जाता है, T अगर करोगे तो टाइम इंसर्ट हो जाएगा, W से क्या होता है, क्लोज डॉक्यूमेंट हो जाता है आपका, ठीक है ना। तो इनको भी आप लोगों को याद कर लेना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए सर अगले क्वेश्चन पे जाता हूं। अच्छा उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे ना एक बात और बता देता हूं, ये चेंज केस वाला जब ऑप्शन आता है ना तो इसके अंदर कुछ 3-4 केस हैं आपके, वो समझाता हूं आपको मैं कौन कौन से केस है, उसके बाद में मैं अगले क्वेश्चन पे जाऊंगा।
इस क्वेश्चन का खाली पेज यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, इसको बाद में आंसर कर देना आप लोग। चेंज केस की बात कर रहा हूं मैं, चेंज केस। अच्छा, ये चेंज केस आप लोगों को दिखाई देगा एमएस ऑफिस में, इसका सिंबल वाइज दिखाई देगा आपको, ये कैपिटल ए और स्मॉल ए। कभी देखना आप लोग ऐसे फॉन्ट ब्लॉक के अंदर आपको दिखाई देगा ये, ठीक है ना। कहाँ दिखाई देगा आपको? ये फॉन्ट ब्लॉक जो होता है ना, उस फॉन्ट ब्लॉक के अंदर आपको ये लिखा दिखाई देगा, कैपिटल ए और स्मॉल ए, इस तरीके से लिखा मिलता है आपको ये, ठीक है। अच्छा, मैं दिखा देता हूं ताकि आपको ये याद रहे, कभी भूलो मत आप लोग, ठीक है ना। मान लेते हैं कि वर्ड आपने ओपन किया है और कहाँ किया ओपन, हुआ नहीं ओपन, हुआ नहीं रहा, ठीक है। और अगर आपको गौर से देखने की जरूरत पड़े तो दिखाते हैं, ये रहा, ये दिख रहा है आपको, ये ए, ठीक है ना, दैट इज चेंज केस। इसको चेंज केस कहते हैं। इस पर क्लिक करोगे तो क्या लिख के आएगा वो भी दिखाता हूँ, वही मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ भी आपको, ये देखिएगा। उसके ऊपर क्लिक करोगे, उसके नीचे एक एरो लगा होता है ना आपका, चेंज केस, और ऐसे डाउन एरो लगा होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर कुछ लिखा होता है, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज केस, टॉगल केस, इस तरीके से कुछ ऑप्शन है इसके, ठीक है। इन्हीं के बारे में सवाल आते हैं पेपर में आपके। आइए मैं इन्हीं को समझा रहा हूँ आपको मैं कि क्या है क्या नहीं है। तो देखो, इसके अंदर जो सबसे पहला है आपका, वो आप लोगों को दिख रहा है कौन सा, लोअर केस, ठीक है ना, लोअर केस। लोअर केस मतलब ही समझ गए तुम, जो कैपिटल है वो छोटे हो जाएंगे, बस बात ही खत्म, ठीक है ना। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है आपका अपर केस, ठीक है ना। अपर केस का मतलब क्या होता है? अपर केस का मतलब होता है जो लिखा है उससे कैपिटल लेटर में चले जाएंगे, ठीक है, ये तो हो गया आपका। तीसरा आपका कौन सा होता है? तीसरा आपका होता है सेंटेंस केस होता है, ठीक है ना, सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब होता है जब भी आप कोई सेंटेंस लिखोगे तो सेंटेंस के पहले वर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर है, मतलब क्योंकि सेंटेंस का जो फर्स्ट कैरेक्टर है बस वही कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। सेंटेंस का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल होंगे। इसका मतलब आप लोगों ने जैसे लिखा है क्या कि सुनील सर, ये एस छोटा है, सुनील सर इज अ कंप्यूटर टीचर, सी छोटा है, ठीक है ना। सुनील सर इज अ कंप्यूटर टीचर, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने जो है ना आपका एस बड़ा लिखा है, बाकी सब छोटा लिख दिया है ये, ठीक है। एक आपका जो केस होता है ना, वो कौन सा है? वो आपका है कैपिटलाइज केस, ठीक है ना, कैपिटलाइज केस। इस कैपिटलाइज केस में क्या होता है? पूरे सेंटेंस का जो जितने भी वर्ड होंगे, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर बड़ा हो जाएगा, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर बड़ा होगा, हर एक वर्ड का। यानी कि जैसे सुनील है, सुनील का एस बड़ा हो गया, ठीक है ना, ये याद रखना। अच्छा, सर का भी एस बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। इज का आई बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, ये जो ए तो है ही बड़ा। COMPUTER, ठीक है ना, कंप्यूटर। टीचर का टी बड़ा हो जाएगा, ऐसे है आपका। इसको कैपिटलाइज केस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और कौन सा था आपका? एक था आपका टॉगल केस था, ठीक है ना, टॉगल केस। टॉगल केस का मतलब होता है बदलना, ठीक है ना। टॉगल केस का मतलब है कि चेंज करना, लोअर से अपर में आ गए, सेंटेंस से कैपिटलाइज में आ गए, ऐसे बदलना, चेंज करना, एक केस से दूसरे केस में जाना आप लोग, टॉगलिंग करना। टॉगलिंग तो ये होता है ना, जैसे मान लो कोई जैसे डीजे लाइट्स होती है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होना, या दिवाली पे लड़ियां लगाते हैं आप लोग, इस तरीके से कोई चेंज वगैरह करते हो ना आप लोग, वो टॉगलिंग करता है, उसको चेंज करना, टॉगलिंग करना ही कहलाता है। तो ये सारे के सारे केस है, आपको याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पर्सपेक्टिव तो इंपॉर्टेंट है ही है, आपसे पूछे जा सकते हैं, सबका मीनिंग पूछा जा सकता है। एक्चुअली पेपर में आपसे ना ये चीज़ें देंगे, ऑप्शन में आपको ये देंगे, ठीक है ना। तो मैंने एक्सप्लेन किया है, हो सकता है ये ऑप्शन यही दे दे आपका। एक क्वेश्चन ये भी था कि ये सिंबल किसका है, तो इसका आंसर था ये चेंज केस का सिंबल होता है आपका, ठीक है। तो सब आप लोग इन पे ही नजरें गड़ा के रखना, ढंग से समझना। बहुत ही मीनिंगफुल लेक्चर है आपका ये, बाकी जितने भी लेक्चर्स हैं उन सबसे अलग आपको मिलेगा। आपने 2 घंटे की क्लास लगाने के बाद में आपका एनर्जी लेवल है ना यहाँ से यहाँ जरूर आएगा, ये वादा है मेरा। आप मॉक टेस्ट में बैठोगे तो आपको मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा इजाफा मिलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। रेगुलर क्लास होती है शाम को 4 बजे, आप लोग लगा सकते हैं, डेली 4 से 5 बजे तक क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे। वीकेंड पे कुछ भी टाइम हो सकता है, वो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लास होती है शाम को 4 बजे। और मेरा टेलीग्राम है सुनील सर टेक्स्ट बुक, जहाँ पे इस क्लासेस का PDF प्लस में डिस्कशन ग्रुप में आपको कोई बात ना समझ में आए तो आप मुझसे बेझिझक बातें कर सकते हैं, जहाँ पे मैं और बाकी लोग भी आपकी मदद कर सकते हैं। एनीवे, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दे रखा है और इस सवाल का ठीक आंसर क्या होगा आपका बताइएगा डियर आप लोगों का, ठीक है ना।
नहीं नहीं, मॉर्निंग में नहीं होती है डियर क्लास, इवनिंग में होती है, हर रोज 4 बजे से लेके 5 बजे तक होती है आपकी, मंडे टू फ्राइडे डेली। विच कीबोर्ड शॉर्टकट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 शुड यूज टू इंसर्ट न्यू वर्कशीट? अगर आपको नई वर्कशीट ऐड करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है, आप लोगों ने आंसर किया है बिल्कुल, शिफ्ट प्लस में F11 जो होता है ना, इसी का यूज करते हो आप लोग क्या, न्यू वर्कशीट को ऐड करने के लिए, ठीक है ना, नई वर्कशीट। अच्छा, ये वर्कशीट है ही क्या आपकी? देखो, आप लोग एक्सेल जो ओपन करते हो ना बेटा, उस एक्सेल का जो ये पन्ना आपको दिखाई देता है, जिसके अंदर आप लोगों को इस तरीके से जो दिखाई देंगे, दैट इज कॉलम, उनको आप कॉलम कहते हो। और जो आपको ये दिखाई देती है दैट इज रो, इनको आप लोग रो के नाम से जानते हो। जो ये आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है ना, एक्चुअली इसी को ही आप लोग जो है ना अपनी भाषा में कहते हो वर्कशीट के नाम से जाना करते हो, या इनको आप लोग वर्कशीट के अलावा एक नाम और से भी जानते हो, दैट इज स्प्रेडशीट भी होता है, इसको आप स्प्रेडशीट भी कहोगे। और हाँ, फिर एक सवाल और भी बनता है आपके लिए, वो क्या, कि आप बताइएगा ग्रुप ऑफ वर्कशीट क्या होगा, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ वर्कशीट, ग्रुप ऑफ वर्कशीट या स्प्रेडशीट जो है ना, इसको क्या कहते हो आप लोग? तो ग्रुप ऑफ वर्कशीट जो है ना, इनको आप लोग डियर याद रखिएगा, क्या कहते हो आप लोग? वर्कबुक के नाम से जानते हो। ये क्या होता है आपका? वर्कबुक होता है। ग्रुप ऑफ वर्कशीट जो है ना या स्प्रेडशीट जो है ना, इनको क्या कहते हो? इनको आप लोग वर्कबुक के नाम से जानते हो, ठीक है सर जी। इसके बाद में एक अगला सवाल था क्या, कि 2016 से पहले कितनी वर्कशीट बाय डिफॉल्ट आती थी, ठीक है ना, 2016 से पहले, 2016 से पहले कितनी वर्कशीट बाय डिफॉल्ट आती थी? कितनी वर्कशीट बाय डिफॉल्ट आती थी आपकी, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट आती थी, ठीक है ना, आती थी। और 2016 के बाद जो है ना, वो कितनी आती है 2016 के बाद, ठीक है ना, ये याद रखना। मतलब यूं समझो, 2016 में चेंज हुआ है, 16 से पहले का कोई सॉफ्टवेयर है, मान लो 2013 का है, तो उसमें क्या है, अब पेपर आपसे यूं पूछेगा कि बताइएगा आप 2013 में थे, तो 2013 में जो है ना आपकी वो बाय डिफॉल्ट एक्सेल में वर्कशीट कितनी आती थी? आप बता सकते हैं कितनी आती थी क्या? बाय डिफॉल्ट पहले आती थी आपकी 3 आती थी, याद रखिएगा। 2016 से पहले 3 ही आती थी, और 16 के बाद या 16 से कहिएगा वहां पे अब बाय डिफॉल्ट 1 आने लग गई है, ये याद रखना। अब आप कहोगे सर ये तो गड़बड़ हो गया, मतलब क्या, कम कर दिया है तो अच्छी बात थोड़ी ना है, जैसे वक्त आगे बढ़ा है वैसे तो बढ़ाना चाहिए था, इन्होंने तो घटाया दिया है। हाँ, पर बाद में एक बात और भी है कि बाय डिफॉल्ट साथ में प्लस का बटन भी आने लग गया है, ठीक है ना। जस्ट लाइक आप लोगों को अगर देखना हो, आपने एक्सेल को ओपन किया, दैट इज योर एक्सेल ब्लैंक वर्कबुक आपने ओपन किया है, ठीक है ना। और अब आपको मैं जूम करके दिखाता हूं यहाँ पे, अगर आपको गौर से नजर आ रहा होगा, मेरे पास में 2019 का सॉफ्टवेयर वर्जन है, ठीक है ना। इस 19 में भी हो, मैंने कहा ना 2016 के बाद अब जितने भी है, इसके बाद एक लेटेस्ट और आ गया है, उसको 21 का वर्जन कह रहे हो, जून 2021 में लेटेस्ट आया है आपका ऑफिस का वर्जन 21 वाला, ठीक है ना। ये मेरे पास 19 वाला है। इन सब में क्या है, बाय डिफॉल्ट एक ही है, देखो शीट 1 लिखा हुआ है, लेकिन बट पास में एक प्लस का बटन नजर आ रहा होगा तुम्हें, अगर मैं इस पर क्लिक करके मैं और ले सकता हूं। सर कितनी ले सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है, डिपेंड ऑन मेमोरी, मेमोरी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी ले सकते हो, ये आपकी मेमोरी कितनी है, मतलब लिमिट तो है पर आपकी मेमोरी की लिमिट है, ना कि इसकी लिमिट नहीं है वो आपकी, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग, एक शीट ही आती है बाय डिफॉल्ट और साथ में प्लस का बटन है, तो थोड़ा सा स्पेस अच्छा कर दिया, जब चाहिए तो ले लो, तो सिंपल सी बात है। एक तो आप लोग यूं करो कि अपनी थाली के अंदर 50 रोटी लेके सीधी जाओ, खानी आपने 5 रोटी लेके गए, 50 फालतू में 45 तो वेस्ट कर दी ना आपने। एक एक काम है, जितनी भाई उतनी रोटी साथ के साथ ही लेते रहो आप लोग, है ना। तो कुछ ऐसा काम कर दिया इन्होंने, समझो। चलिए सर, ये पॉइंट हमने समझ गए, और ये पॉइंट का इस क्वेश्चन भी हमें जो है ना ढंग से समझ में आ गया है। बाकी भी ऑप्शंस को देख लिया जाए या बाकी चीज़ों को देख लिया जाए, क्या है हमारा शिफ्ट प्लस में F11 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाला हो गया, ठीक है आपका F11 इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट हो गया, Alt F11 है, विजुअल बेसिक एडिटर होता है आपका ये, ठीक है। ये तो कर भी बताया था मैंने, फॉन्ट साइज वाला तो, ठीक है। एक्सेल के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज इंसर्ट एंड, ये तो हो गया ना, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉक्सी सर्वर, ये बताइए इनमें से कौन सा प्रॉक्सी सर्वर जो है ना आपका वो नहीं है।
इजी सवाल है एकदम। शाबाश, ठीक है ना। इसका सही आंसर है फॉरवर्ड प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है ना। बी ऑप्शन जो है ना इस सवाल का हमारा ठीक है, फॉरवर्ड प्रॉक्सी सर्वर के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा ध्यान से सुनो आप लोग, पूरी बातें आपको मैं पढ़ाता हूं जो पेपर में पूछी जा सकती है सारी। क्या है कि प्रॉक्सी सर्वर इज अ कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क दैट हैज ए ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। प्रॉक्सी सर्वर का मतलब उसका खुद का एक इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस रहता है आपका। It serves as a system that provide a gateway between user and the internet as an additional security layer protecting the user from malicious content on the internet। देखो क्या होता है, दो चीजें होती है बेटा। एक होता है आपका ब्रिज होता है, BRIDGE ब्रिज होता है, और एक आपका होता है डियर क्या, गेटवे होता है, ठीक है ना। एक ब्रिज होता है, एक गेटवे होता है। जब भी मैं कभी ब्रिज की बात करता हूं ना, तो ये याद रखिएगा आप लोग, ये हमेशा सेम प्रोटोकॉल को आपस में कनेक्ट करवाता है, ठीक है ना। दो सेम प्रोटोकॉल जो है ना, दो सेम प्रोटोकॉल उनको आपस में जो है ना जोड़ने की कोशिश करता है। कौन, ब्रिज जोड़ता है आपका। दो सेम प्रोटोकॉल को, मतलब दो लैन है, सेम नेटवर्क है, सेम कॉन्फ़िगरेशन है, सेम प्रोटोकॉल है, उनको आपस में जोड़ता है कौन, आपका ब्रिज जोड़ता है, ये याद रखिएगा। लेकिन अगर गेटवे की बात करता हूं तो मैं गेटवे क्या होता है, गेटवे आपका ना दो डिफरेंट को आपस में जोड़ता है डियर, ठीक है ना। ये किसको जोड़ता है, दो डिफरेंट प्रोटोकॉल जो रहते हैं ना आपके, उनको आपस में जो है ना ये जोड़ता है आपका। दो डिफरेंट प्रोटोकॉल कहिएगा या दो डिफरेंट आपके जो है ना क्या कहते हैं नेटवर्क्स कहिएगा, उनको आपस में जो है ना वो जोड़ने की बात करता है। ये बात याद रखिएगा डियर, ठीक है ना। तो ब्रिज है और एक गेटवे है, इन दो अलग अलग हो गए आपके। ये सही है सर, समझ गए इस बात को तो मैं। अच्छा, अब क्या है, आप जब मोबाइल में अपना नेट यूज कर रहे हो तो आप लोगों को ब्रिज तो खैर आना ही कहां से है, दिमाग से ही निकाल दीजिएगा ब्रिज, यहां तो कोई लेना देना ही नहीं है आप लोगों का, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में अगर मैं बात कर रहा हूं तो गेटवे, हाँ तो गेटवे तो सही रहेगा ही रहेगा, पक्की बात है, क्योंकि आप तो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्ट होते हो ना आपका। हाँ सर ठीक है, ये बात समझ गए हम। अब अगली बात ये है कि प्रॉक्सी सर्वर में आपका ये हेल्प होता है कि आप बैठे हो तो बेसिकली जब आप लोग नेट चला रहे हो तो ठीक है, नेट तो आप चलाओ, लेकिन दिक्कत ये नहीं होनी चाहिए कि आपके फोन के अंदर कोई तीसरा बंदा आके सॉफ्टवेयर डाल दे, लाइक मलिशियस कंटेंट। इसका मतलब होता है वायरस ही होता है एक प्रकार से। यूं समझो कि मैंने तुम्हें वीडियो का लिंक शेयर किया, वो वीडियो आपने ओपन की, उससे आपके फोन हैंग हो गया, आपके फोन के अंदर अकाउंट जो अटैच था या जो भी था, आपका सारा अकाउंट ही खराब कर दिया, मैंने उड़ा ले गया पैसे वगैरह सारा। इसका क्या मतलब, ये तो गलत हो जाएगा। इसीलिए जो है ना ये सिक्योरिटी लेयरिंग भी प्रोवाइड करता है अलग से। सर्वर का मतलब होता है जो कनेक्शन देता है, क्लाइंट मतलब जो लेता है कनेक्शंस को। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए समझो कि मैं सर्वर हो गया जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, और आप मेरे क्लाइंट हो गए जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है ना। अच्छी बात है सर, बाकी चीजें तो आपकी है, ये सब समझने वाली है, ठीक है। अगली है कि विच पोर्ट कलर इज कॉल्ड एज ए USB 3.0। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना, सुपर इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्सपेक्टिव। बाकी कलर भी अगर बता सकते हो तो बता देना। ठीक है, चलो अब आपका सही जो आंसर है ना वो है इसका ब्लू USB पोर्ट है। अब ये सभी कलर जो है ना ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये पूरा पन्ना आपने पढ़ लिया ना एक लाइन इसकी, तो समझो आपने बहुत कुछ सीख लिया है यहाँ पे। सुनो, पहले तो आपको USB पता होना चाहिए कि USB क्या होता है। USB का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट, सॉरी यूनिवर्सल सीरियल बस, सॉरी, ठीक है ना। USB खुद एक पोर्ट है याद रखना, लेकिन यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको वायर्ड तरीके से जनरली यूज किया करते हैं। एक शॉर्ट रेंज केबल कनेक्शन होता है फॉर कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर डेटा ट्रांसफर। जैसे मोबाइल का केबल हो लीजिएगा या कीबोर्ड है या माउस है, ये शॉर्ट रेंज डेटा ट्रांसफर करने के लिए एक छोटा सा केबल मेथड यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसको आप लोग वायर्ड वन स्पॉट USB पोर्ट के रूप में इसको यूज किया करते हैं। मल्टीपल तरीके से इसके कलर आते हैं, लाइक जिसके ब्लैक, ब्लू, रेड और व्हाइट, ये इसके कलर आते हैं अलग अलग,
ठीक है सर, ये बात भी हो गई हमारी। इसके बाद में ये कि द ब्लू पोर्ट इज ए कन्वेंशनल पोर्ट यूएसबी 3.0 वर्जन। यूएसबी 3.0 जो वर्जन है, जो लेटेस्ट बहुत यूज भी हो रहा है आजकल के टाइम में, ठीक है ना। 3.0 और 3.1 दोनों यूज हो रहे हैं आजकल, ठीक है ना। 3.0 वर्जन है, दे हैव ए हायर डेटा ट्रांसफर ऑफ रेट 5 गीगाबिट पर सेकंड, 5 जीबीपीएस का डेटा ट्रांसफर होता है। तो इस सवाल का आंसर तो खैर ये हो ही था ही आपका। मतलब आप लोग जनरली जैसे ये एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव आई थी ना, आपके एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो लेके आए थे लोग, उनके अंदर जो ना ये ब्लू पोर्ट ही यूज होता था, या यूं कहिएगा यूएसबी 3.0। उनकी एडवर्टाइजमेंट में भी आपने कभी देखा हो या उनकी डिस्क्रिप्शन में भी देखा हो कि यूएसबी ब्लू पोर्ट यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि डेटा ट्रांसफर रेट इसका काफी ज्यादा है अपने आप में। दे आर यूज्ड एज ए स्टोरेज डिवाइस, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव वगैरह वगैरह इनके अंदर यूज किया जाता था। वाइट यूएसबी पोर्ट है ना, ये पहले यूज किया जाता था यूएसबी 1.x के अंदर, ठीक है ना। और ये बहुत पुराना है, कहिएगा 1996 में इंट्रोड्यूस हुआ है। बड़ा ही कम डेटा ट्रांसफर रेट हुआ करता है, इसका किलोबिट में ही हुआ करता था। रेड है, ये 2017 में आया है, ये भी काफी ज्यादा स्पीड वाला है, दैट इज ए यूएसबी 3.2 आपका कहिएगा, काफी लेटेस्ट है ये अब तक का देखा जाए तो। और इसका डेटा ट्रांसफर रेट जो है ना वो भी बहुत ज्यादा है, इट्स 20 जीबी पर सेकेंड, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। इसके अलावा टील ब्लू, देखो ब्लू और टील ब्लू, टील थोड़ा कलर अलग है आपका, टील ब्लू कलर है, दैट इज यूएसबी 3.1 वर्जन के लिए है। और इसका जो आपका डेटा ट्रांसफर रेट है दैट इज 10 जीबी पर सेकेंड, ठीक है ना। इसके बाद में यूएसबी 2.0 के लिए जो है ना वो ब्लैक कलर आया था आपका, और इसका डेटा ट्रांसफर है वो 480 एमबीपीएस रहा है आपका, ठीक है। तो मतलब आप लोग इसको समराइज कर सकते हो, आपके पास में एक कलर आया है निकल के, कौन सा, व्हाइट कलर आया है। और व्हाइट कलर के लिए आप लोगों ने कहा है कि ये सबसे पुराना था, दैट इज अ 1.x इसका वर्जन कहा था आपने। अर्लीस्ट था सबसे पहले वाला समझिएगा 1996 का था। एक साल याद करना जरूरी है, बाकी लेटेस्ट याद करना जरूरी है फिर, ठीक है ना। स्पीड इसका बहुत कम था, मतलब किलो बिट पर सेकंड के अंदर ही था आपका, ये बहुत ही स्लो स्पीड का था ये। उसके बाद में आपके पास में जो अगला वर्जन देखने को मिला है वो ब्लैक कलर के लिए देखने को मिला है, और ब्लैक जो है ना आपका ये मिला है यूएसबी 2.0 के लिए देखने को मिला। ना इसका स्पीड कितना बताया आपने, फिर आप लोग 480 MB के अंदर आ गए थे, पहले किलो में थे फिर 480 MB में आ गए। उसके बाद में जो है ना आप लोग आए थे 3 के अंदर, और दैट इज अ ब्लू, ठीक है ना। इसको आपने ब्लू कहा है, और ब्लू जो है ना आपका ये है 3.0 का। और 3.0 जो है ना ये आपको स्पीड कितनी दे रहा है, 5 GB का स्पीड दे रहा है, 5 GB पर सेकेंड का। फिर ब्लू के बाद में जो है ना आप लोग निकल के लेके आए थे टील ब्लू, ठीक है ना, टील ब्लू। और ये टील ब्लू जो है ना इसको थोड़ा अपडेट किया गया, दैट 3.1 वर्जन किया गया, और 3.1 वर्जन किया गया। डेटा ट्रांसफर रेट जो है ना वो कितना आया, 10 GB पर सेकेंड आया। अब तक का लेटेस्ट जो है ना वो साल 2017 का है, ठीक है ना। और ये कौन सा कलर निकल के आया है, दैट इज अ रेड, ठीक है ना। और ये रेड कलर जो कौन सा है आपका 3.2 वर्जन है, और डेटा ट्रांसफर रेट इससे दुगना कर दिया है, 20 GB पर सेकेंड का डेटा ट्रांसफर कर दिया है आपका, ठीक है। तो आप इसको समराइज भी कर चुके हैं पूरे पेज को, और कलर के साथ में चीजों को याद भी कर लेना। काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, जरूर याद करोगे, एग्जाम में काफी ज्यादा अच्छे से आएगा आप लोगों का, ठीक है ना। थैंक यू सर इस यूनिक इंफॉर्मेशन के लिए। वेलकम बेटा, खुश रहो, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ढंग से याद करनी है, एग्जाम पर्सपेक्टिव खूब जरूरी सा डेटा है आपका। यूएसबी क्या है, क्वेश्चन मैंने सिंपली बहुत बार देखा है, ठीक है ना। यूएसबी क्या है, ठीक है ना, यूएसबी क्या है, तो इसका सीधा सा आंसर कर लेना आप लोग, यूएसबी पोर्ट है। वैसे मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है, कई बच्चों ने, मतलब कई बच्चों में एक गुण देखा है मैंने ये वाला, कि जहाँ पे भी जिन्हें कोई अच्छी चीज़ लगती है वो उसी जगह अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएशन नेचर वैसे होना भी चाहिए इंसान का, इससे एक इंसान बड़ा हम्बल्ड और एक इंसान बड़ा ही ऊंचा जाने वाला होता है। आई लाइक दैट, ठीक बात है, ये अच्छी बात है, होना चाहिए ऐसा नेचर, ठीक है। खैर आगे चले हम लोग, इस बात से आगे चलते हैं, चलिए, ठीक है ना। अगली बात है आपके पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस कंसिस्ट ऑफ ए फोटो सेल एंड एन ऑप्टिकल सिस्टम प्लेस्ड इन अ स्मॉल ट्यूब, ठीक है। ऑप्टिकल सिस्टम एक स्मॉल ट्यूब में रहता है वो कौन सा है इसमें से बताइए।
शाबाश, ऑलमोस्ट सबका जवाब सही है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि स्मॉल ट्यूब में ऑप्टिकल ट्यूब, स्मॉल तो यही होगी ना इस टाइप का, दैट इज स्टेलस पेन। बट ये लाइट पेन अगर होता तो ठीक है, बस हो गया आपका बात खत्म। आइए मैं आपको सारे ना इनपुट डिवाइसेस बताता हूँ, क्योंकि ऑप्शन में सारे इनपुट दे रखे हैं। ये पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनपुट होता ही क्या है। तो जो इनपुट डिवाइस होता है ना आपका, इसका मतलब होता है आपका कि रो डेटा प्लस में रो डेटा प्लस इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। रो डेटा प्लस में इंस्ट्रक्शन है, इसका मतलब है हिंदी में इसको कहोगे आप लोग क्या, कच्चे आंकड़े प्लस में निर्देश, ठीक है ना। कच्चे आंकड़े प्लस में निर्देश जो है ना वो इनपुट बनेगा। रो डेटा मतलब क्या होगा, जैसे 5 है, ठीक है ना, आपने 5 है और 5 रो डेटा है, अब 5 में आप 2 जोड़िएगा, प्लस क्या है, इंस्ट्रक्शन है, तो ये प्रॉपर एक आपका इनपुट बन गया है। जितने भी इनपुट डिवाइस होते हैं वो सारे के सारे सिंप्लेक्स होते हैं। मैं आगे चल के तुम्हें सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स सब समझाऊंगा। फिलहाल के लिए एक लाइन याद कर लेना एक बार के लिए, क्या कि जितने भी इनपुट डिवाइस होते हैं ऑल आर सिंप्लेक्स डिवाइस, ठीक है ना। सिंप्लेक्स का मतलब यूं समझ लीजिएगा दैट इज वन वे डिवाइस। केवल ये इनपुट को ले लेते हैं, इनके पास वापस रिप्लाई कभी नहीं। जैसे मान लो कीबोर्ड है, कीबोर्ड की बात, या मान लो ये पेन है, इस पेन ने कुछ दे दिया, इसको वापस थोड़ा ना कुछ मिला है, या ये कुछ रिस्पॉन्सिव थोड़ा ना, ये बस चलाने के लिए और कोई काम थोड़ा ना है। कीबोर्ड में बस आपने प्रेस कर दिया तो कीबोर्ड को जवाब थोड़ा ना मिलेगा कि भाई तूने गलत बटन क्यों प्रेस कर दिया। नहीं, गलत करो सही करो वो अलग बात है, बस सिंप्लेक्स है, वन वे है, समझ लीजिएगा, ठीक है। चलो सर आगे बढ़ें। तो इनपुट डिवाइस है कौन कौन से हमारे पास में। इनपुट डिवाइस जैसे आपके ऑप्शन में दे रखे हैं, पहले तो उन्हीं के बारे में बात करते हैं। दैट इज पहला तो आपका लिख रखा है जॉयस्टिक, लिख रखा है। जॉयस्टिक किसके लिए होता है, जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए होता है। तो एक पेपर में पूछा था जॉयस्टिक कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है, जॉयस्टिक गेम पोर्ट से कनेक्टेड है, ये याद रखिएगा। जॉयस्टिक किससे कनेक्टेड है, गेम पोर्ट से जुड़ा हुआ होता है जॉयस्टिक आपका, ठीक है ना। इस गाड़ी में गियर होता है ना, उस जैसा होता है जॉयस्टिक आपका, ठीक है ना। इसके बाद में माउस है, अच्छे से जानते हो आप लोग, ठीक है ना। माउस डगलस एगलबर्ट जो ना इन्होंने इसका आविष्कार किया था। इसके बाद में कीबोर्ड है, क्रिस्टोफर लेंथम की बात करते हो तो कीबोर्ड उन्होंने इसका आविष्कार किया था, सुपर इंपॉर्टेंट है ही है। इसके अलावा अगर बात करते हो तो ट्रैक बॉल, पहले आपका माउस से के ज़माने में जो है ना, माउस के अर्लीस्ट कहिएगा आप लोग, ट्रैक बॉल था, एक बॉल सी थी। ब्लैकबेरी के फ़ोन अगर आपने यूज़ किए हो कभी या देखे हो तो उसके अंदर बीच में ट्रैक बॉल सा होता था। मुझे बड़ा ध्यान आ रहा जब नया नया फ़ोन आया था, बड़ा महंगा भी बहुत होता था, बड़ी मिन्नतों से घर वालों ने तो लाके दिया था वो फ़ोन। और उसके बाद में भाई तो पढ़ाई तो क्या ही हो जाए, उसमें टच भी होता था, क्यूटी कीबोर्ड भी था, और वो रोलर सा भी एक होता था बीच में उसके, ठीक है ना। तो भाई मैं पूरा दिन बस वो फ़ोन ही चलाता था, क्लास में बैठो कहीं जाओ आगे पीछे, बहुत यूज़ किया है उसको मैंने, ठीक है ना। तो हाँ, माइक्रोमैक्स का भी आई थिंक होगा शायद, क्या मेरे पास ब्लैकबेरी का फ़ोन था बड़ा उस टाइम पे मुझे ये बात है 2011 की बात है शायद, पता नहीं 12 की बात है। और उस टाइम पे वो फ़ोन आया था, 17,000 रुपये का फ़ोन था 2011-12 में, आई थिंक 17,000 बहुत बड़ी बात थी, ठीक है ना। आजकल तो चलो ठीक है, धीरे धीरे महंगाई के साथ में 17,000 बड़ी बात इतनी लग नहीं रही है खैर बड़ी बात, पर उतनी नहीं लग रही जितनी उस टाइम लगती थी। तो फिर वो बड़ा मुश्किल था, ठीक है ना। मेरा भी पहला फ़ोन नोकिया 1100 ही था, ठीक है ना। तो उसके बाद में तो खैर धीरे धीरे बदलाव हुआ था, ठीक है। पर वो फ़ोन बड़ी मिन्नतों के बाद में आया था, उसके लिए मैंने पढ़ाई की थी एक्चुअली। घर वालों ने मेरे को एक चैलेंज दिया था, मैं डिप्लोमा किया करता था, पॉलिटेक्निक का इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा। और घर वालों ने मुझे कहा था कि अगर तू इस क्लास में फर्स्ट आएगा ना, तो बहुत मेहनत की थी। मेरे 83 समथिंग कुछ परसेंटेज आए थे, टॉपर था मैं उस टाइम, कॉलेज टॉपर बना था मैं। हालांकि उसके बाद मेरे को पढ़ाई का भी चस्का लग गया कि अच्छा इतना मतलब कुछ मिल सकता है क्या, तो फिर वो मेरे को ला के दिया था, वो चीज़ ही याद है, ठीक है ना। खैर ट्रैक बॉल है आपका। इसके बाद में अगला जो आपका है ना, वो कौन सा है, कौन सा इनपुट डिवाइस ले सकते हो आप, यही ले लें, STYLUS स्टेलस है, ठीक है ना। और इनपुट डिवाइस आपका कौन सा है, और इनपुट डिवाइस है आपका लाइट पेन, ठीक है ना। लाइट पेन जो है ना, ये एक इनपुट डिवाइस रहा है आपका, ठीक है। इसके बाद में और आपका इनपुट डिवाइस कौन सा रहा है, और इनपुट डिवाइस आपके पास में है MICR। MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है ना। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन के नाम से जानते हैं इसको। और मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का मतलब है कि ये बैंक में चेक को रीड करने के लिए होता है। ध्यान देना, ये रीडर नहीं है,
अब मैं और बहुत सारे आर लिखाने वाला हूँ, OCR OMR कई सारे लिखाऊंगा, सब में रीडर है, बस इस एक में रीडर नहीं है, इसमें रिकॉग्नाइजेशन है। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है पहचानना। अब एक बात सुनो, बैंक में चेक को पढ़ना है या पहचानना है? सर पहचानना है, पढ़ना थोड़ा ना है, पढ़ तो कोई भी लेगा। पहचानने का मतलब है कि जिस बंदे ने दिया है उसका अकाउंट देखना है, अकाउंट में कुछ धेला पाई लेके बैठा कि नहीं बैठा, कहीं खाली ही पकड़ा के चला गया कागज, वो ये बंदा रियल है कि नहीं है, इसका अकाउंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ये चीज़ देखना, यही होता है रिकॉग्नाइजेशन। रीडर का मतलब तो पढ़ के बता दिया, कहते फलाने फलाने आदमी का ये मतलब सुनील कुमार के नाम से चेक है, इसमें 50,000 रुपये दे रखे हैं, ये बैंक लिख रखा है, बात खत्म। पढ़ना नहीं है, पहचानना था, ये याद रखना, ठीक है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं इसको। इसके बाद में आता है एक BCR। BCR का मतलब है बार कोड रीडर होता है, ये रीडर है। आपने देखी को ना, सुपरमार्केट में जाते हो ऐसे लंबी लंबी वर्टिकल लाइनें से लगी होती है, इंडिया का 890 करके कोड होता है ये, ठीक है ना। और ये जो लाइनें हैं ये प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देती है। बहुत सारे प्रोडक्ट पे आजकल तो सब पे ही आती है, प्रोडक्ट के ऊपर वो स्कैन करके और तुरंत उसका रेट जो है ना डिफाइन हो जाता है आपका। उसके बाद में जो अगला आपका है MICR BCR के बाद में जो है ना वो आपका होता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, कैरेक्टर को रीड करने के लिए। इसके अलावा एक आपका होता है OMR का मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर। जब आप टेस्ट देते हो, यानी कि जब आप कोई पेपर दे के आते हो, उसमें आप ये गोले भर के आते हो ना, उनको चेक करने के लिए आप लोग यूज किया करते हो किसका, OMR का यूज किया करते हो। इसको भी बात आप लोगों को यहां से याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में आपके पास में और कौन सा हो सकता है इनपुट डिवाइसेस, आपके पास में एक इनपुट डिवाइस होता है माइक्रोफोन, ठीक है ना। माइक्रोफोन का मतलब हो गया माइक, जिससे मैं बोल रहा हूं, ये इनपुट डिवाइस ही तो है, और क्या है आपका, अच्छा जिससे आपका ये वीडियो बन रहा है उसको आप लोग कहोगे क्या, डिजिटल कैमरा कहोगे। तो डिजिटल कैमरा क्या है, डिजिटल कैमरा भी आपका एक इनपुट डिवाइस में ही आता है। इसके बाद में आपका और कौन सा होगा, वेब कैम होता है एक आपका, ठीक है ना। वेब कैम भी इनपुट डिवाइस है, छोटा सा कैमरा, सेल्फी कैमरा कह दो एक प्रकार से, इनपुट ले रहा दे थोड़ा ना कुछ रहा है आपको उसी टाइम पे वो, ठीक है ना। सेल्फी कैमरा कह दो, स्क्रीन नहीं कहना आप लोग, सिर्फ कैमरा कहोगे, ठीक है ना, स्क्रीन वाली बात अलग बताऊंगा। उसके बाद में अगली बात आप लोग करते हैं तो स्मार्ट कार्ड रीडर, ठीक है ना। स्मार्ट कार्ड रीडर जो है ना आपका, ये भी एक इनपुट डिवाइस ही है आपका। स्मार्ट कार्ड रीडर कौन से, जो पहले याद होगा आप लोगों को चिप यूज करते थे, आजकल तो चिप मेरे ख्याल से यूज करना बंद ही कर गए हो आप लोग ऑलमोस्ट से, लेकिन पहले एक ना कार्ड रीडर आता था, उसमें आप उसमें पीछे से या साइड में ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां भी ऑप्शंस होता था, तो वहां आप लोग 2 GB 16 GB 8 GB जो भी चिप यूज करके चिप भरा करते थे, फिर फोन में चिप लगाते थे। आजकल तो खैर मेमोरी कार्ड का ऑप्शन ही गायब सा होता दिख रहा है, ठीक है ना। तो वो स्मार्ट कार्ड रीडर है, दैट इज इनपुट डिवाइस। लैपटॉप अगर आप यूज करते हो तो उसके अंदर जो आपका टच पैड होता है ना, ये भी एक आपका इनपुट डिवाइस में ही आता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा आपके पास में स्कैनर अगर होगा, ठीक है ना, स्कैनर, तो वो भी किसके अंदर आएगा, आपका इनपुट डिवाइस में आएगा। इसके अलावा अगर आपके पास ADF होगा, ADF का मतलब होता है ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। आपने फोटोकॉपी वाली दुकान पे जाना और वहां पे आपने देखना, उसमें तो खैर कई सारे वो एक मल्टी फंक्शन मशीन होती है, लेकिन देखा होगा तुमने उसको, वो A4 साइज लेता है, जैसे ऐसे मान लो ये वाले A4 साइज पेजेस है, इतने सारे रख दिए, तो वो ये पेज ना अपने आप अंदर जाते रहते हैं, एक, ठीक है ना, एक अंदर गया अपने आप अंदर जाते रहते हैं, ऐसे वो पकड़े खड़ा रहता है, ये चला गया, तो मशीन अपने आप खींच रही होती है, उसको बोलते हैं ADF एक्चुअली, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर के नाम से जो है ना वो जाना करते हैं आप लोगों को, ठीक है ना, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर के नाम से जानते हैं ADF। तो ये सारे इनपुट डिवाइस ही हैं, ठीक है ना। अभी के लिए रैंडमली इतने याद आ रहे हैं तो सारे मैंने ऑलमोस्ट जो है ना वो लिख ही दिए हैं, एक आधा तुम्हें कोई और याद आ रहा है तो बता देना, चाहे लिख देना आप लोग, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली जो है ना ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस होते हैं आपके, इनको याद कर लेना आप लोग, ठीक है। अच्छा सर, इसके बाद में आपके पास में आउटपुट डिवाइस बताने की जरूरत ही नहीं है, बहुत इजी है वैसे तो वो वाले, इनपुट में ज्यादा कंफ्यूजन होता है। आउटपुट में तो आपका एक आता है मॉनिटर, तो आता ही आता है, ठीक है ना, मॉनिटर। अच्छा मॉनिटर में क्या है कि मॉनिटर में पहली बात याद रखना, एक TFT स्क्रीन है। TFT का मतलब क्या होता है, TFT का मतलब होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है आपका, ठीक है ना, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है ना, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर जो है ना ये TFT स्क्रीन है।
ये भी एक आउटपुट डिवाइस में ही आता है आपका। TFT के अलावा आपके पास में CRT है। आई थिंक CRT का फुल फॉर्म तो इस क्लास के हर एक बच्चे को पता होगा। क्या फुल फॉर्म है CRT का? कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं CRT को आप लोग, ठीक है ना। एक आपका होता है LED। LED का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड है आपका, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा आपका पास में और कौन सा होता है? LCD होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, ठीक है ना। ये सारे मॉनिटर के ही टाइप हैं आपके। इसके अलावा आपका आउटपुट डिवाइस में और क्या आता है? और आता है आपका प्रोजेक्टर आता है। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है आपका, ठीक है ना। प्रिंटर होता है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस में आता है आपका। इसके अलावा जो स्पीकर होता है, स्पीकर जो है ना आप लोगों का, ये एक आउटपुट डिवाइस में आता है, ठीक है ना। तो ये आउटपुट डिवाइस है। आई थिंक ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। लेकिन जो बात इंपॉर्टेंट आती है ना यहाँ पे, वो बतानी जरूरी है। वो ये है कि इनपुट एज वेल एज आउटपुट दोनों वाले डिवाइस कौन से हैं। ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है, इनपुट एज वेल एज आउटपुट दोनों डिवाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिखिएगा आप लोग, जिनको आप लोग IO डिवाइस कहते हैं, दोनों की तरह काम करते हैं। तो उनमें से जो पहला आता है ना आपका, वो आता है आपका ईयरफोन। बहुत बेसिक लिखा है मैंने, इसको आप लिखते ही समझ गए होंगे। क्यों समझ गए? ईयरफोन जो है ना, इससे आप लोग बात भी कर सकते हो। भी मान लेते हैं कि मेरे पास में ये एक ब्लूटूथ ईयरफोन पड़ा है, ठीक है ना। ये ब्लूटूथ ईयरफोन है। अब इससे मैं गाने तो सुन ही सकता हूँ, के साथ में बात भी कर सकता हूँ, मतलब दोनों काम एक साथ में साइमल्टेनियसली कर सकता हूं ना मैं। तो इसका मतलब कुछ ये हो गया कि दैट इज इनपुट एज वेल एज आउटपुट दोनों की तरह काम करेगा ये, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा आपके पास में होता है टच स्क्रीन, ठीक है ना। टच स्क्रीन, तो टच स्क्रीन जो होती है ना, ये याद रखिएगा, ये इनपुट एज वेल एज आउटपुट दोनों की तरह काम करती है। ये मेरे आगे टच स्क्रीन ही लगी हुई है, इसको मैं टच कर रहा हूं तो ये इनपुट ले लिया ना, सेम टाइम मुझे कुछ दे भी दिया, तो दोनों की तरह ही काम कर रही है, ठीक है। इसके बाद में मेरे पास में होता है ऑडियो वीडियो कार्ड, ठीक है ना। ऑडियो एंड वीडियो कार्ड। ऑडियो वीडियो कार्ड जो होता है ना, ये इनपुट आउटपुट दोनों की तरह काम करते हैं। ऑडियो को भी लेना, के साथ में लेना और वापस भी देना, दोनों की तरह काम करना। इसके अलावा जो आपके नेटवर्क्स कार्ड होते हैं ना, ये भी दोनों की तरह ही काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर, नेटवर्क कार्ड कैप्चर करना नेटवर्क को। इसके अलावा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो खूब पेपरों में पूछा जाता है, दैट इज मोडेम। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ये पेपरों में खूब सवाल आया है, बहुत बार रिपीट हुआ है कि बताओ मोडेम एक इनपुट डिवाइस है का आउटपुट डिवाइस है। तो आंसर याद रखना, दोनों ही होता है। ये इनपुट भी होता है ये तो, और ये आउटपुट भी होता है, दोनों की तरह काम करता है ये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आपका जो है ना और कौन सा होगा? ईयरफोन है, टच स्क्रीन है, ऑडियो वीडियो कार्ड है, नेटवर्क कार्ड है, मोडेम है। इसके बाद में आपका जो अगला डिवाइस होगा, वो आपको याद रखिएगा, दोनों की तरह काम करता है, मल्टी फंक्शन प्रिंटर, ठीक है ना। ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। कौन सा है? मल्टी फंक्शन प्रिंटर, मल्टी फंक्शन प्रिंटर। अच्छा, मल्टी फंक्शन प्रिंटर जो है ना, ये क्या है सर? ये ध्यान रखना, प्रिंटर तो आउटपुट है, लेकिन मल्टी फंक्शन का मतलब ये है कि इसके अंदर स्कैनर भी लगा हुआ है। फोटोकॉपी वाली दुकान है ना, वो बेस्ट है। मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, उसके अंदर ADF भी लगाया है, स्कैनर भी लगाया है, प्रिंटर भी करके दे रहा है। फोटोकॉपी वाली बड़ी सी मशीन देखी है ना, आप जाते ही देखी होगी, अगर स्टूडेंट रहे हो तो। मल्टी फंक्शन प्रिंटर है वो, एक इनपुट आउटपुट दोनों के अंदर है। ध्यान देना, ये वर्ड है मल्टी फंक्शन, अकेला प्रिंटर नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद में आपके पास में आता है हाइब्रिड कैमरा, ठीक है ना। हाइब्रिड कैमरा, या जिसको आप लोग जो है ना वो कैम कोडर के नाम से भी जानते हो, कैम कोडर। ये कैम कोडर क्या है सर? कैम कोडर या हाइब्रिड कैमरा। आज जैसे मेरे पास में फिलहाल अपनी जो ये वीडियो आप देख रहे हो ना, ये कैम कोडर से देख रहे हो। पैनासोनिक का एक कैम कोडर है जिससे फिलहाल के लिए वीडियो चल रही है। तो इसमें मुझे क्या दिख रहा है? कैमरा तो है, कैमरे के साथ में एक छोटी सी स्क्रीन है। आजकल आपने शादी ब्याह के अंदर फोटोग्राफी करते देखी होगी ना, तो वीडियो बना रहे होते हैं, हैंडी कैमरा जो रखते हैं, साथ में छोटी सी स्क्रीन में भी देख रहे होते हैं। पहले होता था वो एक आंख बंद करके ऐसे देखा करते थे, वो अब जमाना गया क्या, तो अब वो साथ में छोटी सी स्क्रीन आने लग गई, बैटरी वगैरह अच्छी आने लग गई, बहुत सारे तरीके। तो ये क्या है? स्क्रीन है तो मतलब आउटपुट है ना, दिख रही है ना आपको सेम के सेम, और कैमरा है तो आउटपुट इनपुट ले रहा है। तो आई थिंक दोनों का काम हो रहा है, तो इसका मतलब है हाइब्रिड। वैसे तो ये हाइब्रिड जहां पे भी आ जाए तो समझो वो इनपुट आउटपुट दोनों की तरह काम कर रहा है। जस्ट लाइक एग्जांपल और देता हूं आपको मैं, ATM। अब ATM क्या है? ATM बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ATM एक्चुअली एक हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जांपल है, ठीक है ना। ये हाइब्रिड कंप्यूटर का ही एक एग्जांपल है आपका। क्यों हाइब्रिड कंप्यूटर? सर इसके अंदर एनालॉग डिजिटल दोनों की तरह काम करता है। आप इनपुट दे रहे होते हो कि मेरे को इतना पैसा चाहिए, और आपको सेम टाइम पे आउटपुट स्क्रीन लगी है, तो दोनों वैसे ही होगी। लेकिन इनपुट आपने पैसे की दे दी, आउटपुट आपको या ATM कार्ड इनपुट दे दिया, कुछ पैसे निकाल के उसने दे दिया आप लोगों को, दैट्स इट, ठीक है ना। आपकी जो पेट्रोल पंप की मशीन है, ठीक है ना, पेट्रोल पंप की मशीन है, वो भी आपका याद रखिएगा इनपुट आउटपुट दोनों की तरह काम करने वाली मशीन है।
क्यों सर? क्योंकि आपने इनपुट दिया कि मेरे को 360 रुपए का तेल चाहिए, 360 आपने इनपुट कर दिया और आपको आउटपुट में तेल निकाल के दे दिया, बात ही खत्म। ठीक है ना, दोनों की तरह काम कर रहा है, या डिस्प्ले भी हो रहा है आपका। अच्छा, इसके अलावा जो आईसीयू के अंदर मशीनें होती है आपकी, इंसेंटिव केयर यूनिट हॉस्पिटल में, लाइक जैसे ईसीजी मशीन है या ईईजी मशीन है, जो भी आपकी ये मशीन होती है, इलेक्ट्रोइन्फेंसेलोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो भी है, बॉडी का डेटा है कैप्चर करती है, आउटपुट दिखाया करती है, दोनों एक साथ में। वेंटिलेटर वगैरह जो है ना, आईसीयू के अंदर जो भी मशीनें पड़ी होती है आपकी हॉस्पिटल में, बॉडी को डायग्नोज करने के लिए, डायलिसिस वगैरह जो भी ऐसी मशीनें हैं, वो सारी की सारी आपकी इसी के अंदर है। अब आपको मैंने बेहतरीन एग्जांपल वो वाले बता दिए जो पेपर में रिपीट होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि यही लो की लकीर ही है कि ये तो हो गया तो बस फिक्स ही है, लक्ष्मण रेखा नहीं हुई है, हो सकता है कोई और एग्जांपल हो, लेकिन आपकी कॉमन सेंस और बेसिक क्लियर है ना, तो आप ठीक कर दोगे। अब कैसे? इतने सारे समझाएं तो इनमें मैंने कॉमन चीज बताई, इनपुट आउटपुट दोनों होना चाहिए। अब कोई भी बात हाइब्रिड की आई तो आप कॉमन सेंस लगा के आंसर कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। हाँ, बैंक में पासबुक अपडेटिंग मशीन होगी जैसे, वेरी गुड, ठीक है ना, ऐसे मशीन। अब आप जो भी कोई भी ऐसी मशीन आप अंदाजा लगा लीजिएगा इसमें इनपुट आउटपुट दोनों हो, मोस्ट प्रॉब्ली तो पेपर में आते हैं। आपका बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है वो ये मॉडेम खूब रिपीट हुआ है, एक टच स्क्रीन खूब रिपीट हुई है, ये दो बहुत ही रिपीट हुए हैं। होपफुली दोबारा रिपीट हो तो आप आंसर कर ही दोगे, खैर कोई दिक्कत नहीं है, बाकी भी मैंने आपको बता दिए हैं। आपको चीजें समझ में आई है कि नहीं आई है, बताइएगा आप लोग। हाँ हाँ बिल्कुल। मोडेम के अंदर ना बेसिकली दो चीजें क्या होती है, मोडेम के अंदर ना एक होता है एडीसी होता है आपका, और एक होता है इसके अंदर डीएसी होता है आपका, ठीक है ना। एडीसी का मतलब होता है एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर देना, और डीएसी का मतलब होता है डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर देना, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग। चीजें अगर आपको समझ में आ रही तो मेरा रिक्वेस्ट थोड़ा आपसे रहेगा कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज कर देना, एंड अगर आपने शेयर नहीं किया है तो भी कर देना आप लोग, ठीक है ना। खैर आगे जाते हैं, 8 बजे तक का क्लास है बेटा आपका ये, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं, और ये सब चीज़ें आपने खूब डिटेल में पढ़ ली है। लाइट पेन क्या होता है इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा है लिखा हुआ। कंसिस्ट ऑफ ए डिजिटल फोटो सेल एंड स्मॉल ट्यूब विद एन ऑप्टिकल सिस्टम होता है। पॉइंटिंग एलिमेंट होता है, डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। डायरेक्ट इंटरेक्शन डिवाइस होता है, डिजाइनिंग वगैरह करने के लिए यूज करते हैं। जॉयस्टिक, माउस, ट्रैकबॉल ये पहले ही पढ़ लिए थे आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप, नोट टाइप ऑफ प्रोजेक्टर? प्रोजेक्टर टाइप है नहीं इनमें से, बताइए कौन सा है वो। शाबाश, ठीक है ना। इसका सही आंसर वैसे है लाइट प्रोजेक्टर, ठीक है ना। ये जो है ना नोट ए टाइप ऑफ प्रोजेक्टर का कोई टाइप नहीं है ये। डीएलपी, एलसीडी, एलईडी टाइप का तो होता है, बाकी कुछ नहीं है। जैसे और भी बहुत सारी टाइप के प्रोजेक्टर हैं ये, जैसे डीएलपी प्रोजेक्टर होता है, एलसीडी होता है, एलईडी होता है, आपका सीआरटी भी होता है। ये सारे टाइप के प्रोजेक्टर जो है ना होते हैं आपके प्रोजेक्ट करने के लिए। लाइट नाम का कुछ प्रोजेक्टर जो है ना आपका नहीं होता है, ये याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। समझ गए आप लोग इस चीज को? डेटा लाइन के रूप में यूज किया जाता है ये आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए मैच करने वाला, ठीक है ना, मैच करने वाला, ठीक है। मैच करिएगा, एक साइड कंपोनेंट है, एक साइड उनका डिस्क्रिप्शन है, तो कौन सा कंपोनेंट किसके साथ में जो है ना आप मैच करोगे? ABCD में से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा?
राइट इस सवाल का सही आंसर पहला ही है। तो क्यों सही है सर ये पहला? बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें एक सीमोस का फुल फॉर्म है, पहले तो ये याद रखना। इसमें सीमोस का फुल फॉर्म कई बार इन्होंने एग्जाम में पूछा है। CRT क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। CRT सर ने अभी बताया ना आपको, ये बेसिक पढ़ने का यही मजा होता है। देखो मैं वो टीचर नहीं हूँ जो मतलब रेल बांध दूँ, बहुत सारे सवाल करा दूँ। मैं एक्चुअली वो टीचर हूँ जो एक सवाल में बहुत सारे सवाल करवाता हूँ। और आई थिंक तुम्हें ये एंड ऑफ द डे इसका रिजल्ट अच्छा लगेगा। ऑन द स्पॉट तो ये ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं आती बच्चों को, वो लगता है कि यार 2 घंटे में 5 सवाल पढ़े, 2 घंटे में 10 ही पढ़े, ये क्या हुआ। नहीं, वो देखा जाए तो अल्टीमेट मैंने बहुत सारे सवाल करवा दिए। मतलब एक तो मैं जैसे इतनी सारी शॉर्टकट की करवा रहा था या इतने सारे इनपुट डिवाइस इनके सारे क्वेश्चन बना के ले आता, वो तो एक नग पूरे करने हो गए या दिखावा हो गया। तो दिखावा नहीं, थोड़ा सा ऑथेंटिक चीज़ों पे काम किया जाए तो ज़्यादा ठीक है, एंड ऑफ द डे वो काम ज़्यादा आएगा, है ना। खैर उसके बाद में क्या है आपका जो पहले का ऑप्शन जो है ना आपका वो कौन सा है? सेकंड आउटपुट हो गया ना, हाँ ठीक है। बी का जो है ना आपका थर्ड है, यानी कि ये WSI इंटीग्रेशन जो है ना आपका ये क्या रहेगा? तो WSI इंटीग्रेशन जो है ना इसका मतलब है ये ALU कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर है। एक्चुअली ये क्या है? ये आपका CPU होता है, इसको आप CPU के नाम से जाना करते हैं डियर, ठीक है ना। इसको CPU के नाम से आप लोग जाना करते हैं। बेस्ट वे है सर एक ही क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन सोल्व होने हैं, वो भी बहुत अच्छी है, बेस्ट वे है सर। थैंक यू, शुक्रिया डियर, ठीक है ना। अच्छा देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि CPU क्या है, तो CPU का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और CPU के अंदर जो है ना 3 चीजें होती है, याद रखना। CPU के अंदर आपकी पहली जो चीज होती है ना उसको आप लोग कहा करते हो क्या? ALU। नाउ ALU क्या है? ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जोड़ घटा गुना भाग करना तो अर्थमेटिक हो गया, लेकिन अगर आप लोगों को कंपेरिजन करना है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारा लॉजिकल में आएगा आपका, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है आपका? ALU के बाद में, ALU के बाद में आपके पास में है कंट्रोल यूनिट। ये कंट्रोल यूनिट जो है ना ये क्या होती है? कंट्रोल यूनिट का मतलब होता है आप लोगों का, ये याद रखिएगा कि आपको टाइमिंग सिग्नल जनरेट करवाता है ये डियर, ठीक है ना। ये क्या करवाता है आपका? टाइमिंग सिग्नल जो है ना इसको जनरेट करवाने का काम करता है ये, ठीक है ना। टाइमिंग सिग्नल को जनरेट करता है ये आपका कंट्रोल यूनिट, याद रखना आप लोग। टाइमिंग सिग्नल का मतलब क्या है कि जैसे कौन सा काम किसने कब कब करना है, इसको आप लोग बोला करते हो टाइमिंग सिग्नल जनरेट करने का तरीका, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपका हर काम एक ही टाइम पे हो रहा होता, कोई काम कभी कोई काम कभी है। कौन सी कमांड की प्रेफरेंस ज़्यादा है? जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी किस कमांड की होती है, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी जो रहती है ना डियर वो रहती है आपकी टर्न ऑफ की, जिसको शट डाउन कमांड भी कहते हो। मान लो आपने 10 प्रोग्राम ओपन कर रखे हैं और 10 प्रोग्राम के बाद में आपने अगर आपने शट डाउन या टर्न ऑफ कमांड दे दी है ना तो तुरंत पहले बंद हो जाएगा कंप्यूटर, ठीक है ना आपका। ये याद रखना है आपको। इसके बाद की बात अगर करूं मैं, कंट्रोल, ठीक है ना, टाइमिंग सिग्नल वाला हो गया आपका। उसके बाद में आपके पास में है तीसरा पार्ट कौन सा? रजिस्टर का। नाउ व्हाट इज रजिस्टर? रजिस्टर याद रखिएगा आपके कंप्यूटर के अंदर ना वेरी हाई स्पीड मेमोरी है ये, ठीक है ना। वेरी हाई स्पीड मेमोरी के रूप में जो है ना इसको जाना करते हैं, वेरी हाई स्पीड मेमोरी है। एक्चुअली वेरी हाई स्पीड लिख दिया तो भी चल गया, और या मैं यूं लिख देता तो भी चल जाता। दैट इज फास्टेस्ट मेमोरी इन आवर कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी है। पहले नंबर पे तो ये है, और दूसरे नंबर पे मेमोरी आती है जिसको फास्ट कहा करते हो, दैट इज बफर मेमोरी। ये बफर क्या होता है सर? बफर कैश ही होती है, याद रखिएगा। कैश मेमोरी को ही बफर मेमोरी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन में अगर आपको हाई स्पीड मेमोरी पूछा है तो आप लोग रजिस्टर लगा सकते हैं। रजिस्टर ऑप्शन में ना हो तो कैश या बफर लगा सकते हैं आप लोग। तो आप ये भी शायद समझ गए होंगे कि इसका जो है ना आपका मतलब क्या होगा, ठीक है ना। अच्छा, और आपका जो है ना सीमोस दे रखा था ऑप्शन में। सीमोस का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ये चिप है आपकी, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन ये तो फुल फॉर्म ही पूछा था खैर, पर इसका मतलब ये है कि कोई स्मार्ट तरीके से, फॉर एग्जाम्पल आपका गूगल स्कैनर, इसका एग्जाम्पल ले लो आज के टाइम में। जैसे कोई फॉर्मूला है उसको स्कैन करके उसका तुरंत जो है ना आंसर वगैरह दे देगा, कहाँ कहाँ पे किताब में कौन से में पढ़ा है ये सब कुछ बता देगा आपका ये, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था आपका, ये सब समझ गए आप लोग। ये बाकी सब कुछ दे रखा है आपको। CRT सबने बता ही दिया, कैथोड रे ट्यूब। WISI होता है वेफर स्केल इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं इसको। इट इज अ सिस्टम ऑफ बिल्डिंग वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट कॉमनली कॉल्ड अ चिप। इसको चिप बनाने के लिए यूज किया करते हैं, या इसको जनरली प्रोड्यूस सुपर चिप बनाने के लिए यूज करते हैं, सिलिकॉन वेफर। आइए यहाँ से भी मैं आपको 2-3 चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। वेफर स्केल इंटीग्रेशन से समझाता हूँ आपको मैं इस जगह पे।
देखो, अगर मैं कहता हूं कि मेरी चिप जो आई है ना, तो कौन सी जनरेशन के अंदर आई है, तो ये मेरी जो चिप आई है, ठीक है ना, चिप है, या इसको मैं आईसी कहता हूं, ये आईसी जो है ना आपकी आई है थर्ड जनरेशन के अंदर आई है। थर्ड जनरेशन के अंदर आई है, कौन से साल में इसको डेवलप किया गया था? 1957 से 1959 के दौरान जो है ना इसको डेवलप किया गया था। अगर मैं पूछूं कि आईसी को बनाने वाले पर्सन कौन थे, तो इस पर्सन का नाम था आपका जैक किल्बी, ठीक है ना। जैक किल्बी नाम के पर्सन ने जो है ना इसको डिजाइन किया था थर्ड जनरेशन के अंदर। कोई तुमसे पूछे आईसी जो है ना वो किसकी बनी होती है, तो आईसी बनी होती है सिलिकॉन की, इसलिए आप सिलिकॉन वेफर का यूज कर रहे हो एक वर्ड। लेकिन एक बात याद रखना कि सिलिकॉन ऑप्शन में नहीं होगा आज के टाइम में। आज के टाइम में आपने सिलिकॉन से रिप्लेस कर दिया है, और आज के टाइम में आप लोग यूज कर रहे हो, आप लोग नाउअडेज हम यूज कर रहे हैं गैलियम आर्सेनाइड। ये याद रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए, जो कि पूछा भी जा रहा है आजकल बैंक के पेपरों में, तो स्पेशली पूछा जा रहा है, ये आ भी चुका है, 2-3 बार आ लिया सवाल। ये आज के टाइम का मतलब यूं नहीं है कि कल परसों ही चेंज हुई है, लगभग 2 साल कोविड के बाद का टाइम है ना, ये चेंज हो गया, यूं समझ लीजिएगा, ठीक है। तो गैलियम आर्सेनाइड जो है ना इसका यूज किया जा रहा है, ये याद रखिएगा आप लोग। गैलियम आर्सेनाइड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि सिलिकॉन के अंदर ना हीटिंग इश्यू बहुत ज्यादा थे, और वो हीटिंग इश्यू जो है ना वो रिजॉल्व कर दिए गए हैं इसमें। मतलब सिलिकॉन से बनी हुई चिप्स जो है ना उसके अंदर हीटिंग इश्यू ज्यादा आ रहे थे, अब वो जो है ना धीरे धीरे खत्म किए जा रहे हैं आपके। उसके बाद में जो थर्ड जनरेशन थी ना आपकी, थर्ड जनरेशन, इसके अंदर आपकी जो चिप आई है या जो आईसी आई है ना, वो कौन सी आई है आपकी? तो थर्ड जनरेशन के अंदर आईसी आई है आपकी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन आया है आपका, और एक आया है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। इनका मतलब क्या है? देखो आईसी किसकी बनी है? इससे पहले वाली जनरेशन थी ट्रांजिस्टर की। अब ट्रांजिस्टर बहुत सारे खुले यूज करोगे तो दिक्कत थी, तो इन्होंने क्या किया, एक ऐसी चिप बनाई, ठीक है ना, और ये वेफर टेक्नोलॉजी यही तो है आपकी, कि इसके अंदर जो है ना नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर आपने पैक कर दिए, एक साथ में पैक करके ऐसे बाहर पिन निकाल दी इनकी। तो मतलब कई सारे ट्रांजिशन को इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन क्या होता है? आपने मैथ में पढ़ा होगा ना ये इंटीग्रेशन वाला। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपसे पूछूं मैं, तो क्या होगा आपका? एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा। यही ना, मतलब जोड़ना होता है ना इंटीग्रेशन, सिंपल सा मतलब है, ठीक है ना। तो ये याद रखना कि इंटीग्रेट कर दिया एक साथ इकट्ठा। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन के अंदर क्या था? इसके अंदर आप लोगों के जो है ना वो 1 से लेके 10 ट्रांजिस्टर को एक साथ मर्ज किया था इन्होंने, ठीक है ना। 1 से 10 ट्रांजिस्टर को एक साथ जोड़ा था। मीडियम स्केल में क्या कर दिया? मीडियम स्केल में 10 से लेके 500 ट्रांजिस्टर जो है ना एक साथ कर दिए थे इन्होंने। उसके बाद में वक्त बदला तो उसके बाद में इनके पास में जनरेशन आ गया, ये 4th जनरेशन। 4th जनरेशन में भी है तो आईसी, लेकिन इसमें चेंज हो गया, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गया यहाँ पे आपका, और एक हो गया आपका क्या, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गया आपका, ठीक है ना। लार्ज स्केल और एक वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन क्या होता है? इसके अंदर आपके ट्रांजिस्टर जो है ना वो कितने आगे, इसके अंदर ट्रांजिस्टर आपके आगे 500 से लेके और 20,000 ट्रांजिस्टर जो है ना इसके अंदर आप लोग यूज करने लग गए, ठीक है। और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में क्या हो गया आपका? इसमें आपने 20,000 से लेके और 20,000 से लेके कितने आपने 10 लाख, ठीक है ना, 20,000 से लेके 10 लाख ट्रांजिस्टर जो है ना इसके बीच में आप लोगों ने यूज करने स्टार्ट कर दिए थे वीएलएसआई में। और इसी वीएलएसआई को आज के टाइम में आप लोग कहते हो माइक्रो प्रोसेसर। म्यूपी लिख रहा हूं मैं, माइक्रो प्रोसेसर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तब का क्वेश्चन है जब पेपर में कंप्यूटर आता भी नहीं था। अब तो चलो कंप्यूटर मेंशन्ड है, स्पेशली आता ही है, लेकिन हाँ जब से नहीं आता तब से ही ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है आपका, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। म्यूपी क्या है? म्यूपी माइक्रो प्रोसेसर है आपका ये। और ये याद रखना आप लोग, इसका मतलब सीधा सीधा आपका यही है कि ये 4थी जनरेशन के, इसमें 20,000 से 10 लाख ट्रांजिस्टर एक साथ में मर्ज कर रखे हैं आपने। उसके बाद में वक्त बदला, और वक्त बदलने के साथ साथ आप लोग एक जनरेशन और ले आए, दैट इज 5th जनरेशन, ठीक है ना। 5वीं जनरेशन पे आप लोगों ने काम किया, और 5वीं जनरेशन के अंदर आप लोगों ने लेके आए अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन लेके आए। नाउ व्हाट इज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन? तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में जो आपने ट्रांजिस्टर है ना वो कितने कर दिए? 10 लाख से ज्यादा कर दिए, 10 लाख प्लस कर दिए। उसके साथ साथ ही आप लोग लेके आए हो जीएसआई यानी कि जाइंट स्केल इंटीग्रेशन और लेके आए हो एक, और इसके अंदर आप लोग जो है ना वो 100 लाख ट्रांजिस्टर के जो है ना इसके आसपास यूज कर रहे हो आप लोग। ये इससे भी ज्यादा हो सकता है इन द फ्यूचर, इसमें भी ऐड कर दिए जाए आपके। और आप इसी जनरेशन में ही जो है ना एआई को इंट्रोड्यूस कर चुके हो। एआई
एआई का मतलब क्या है आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जो है ना इसको जाना करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता होता है। इसकी खोज जो है ना वो 1989 के दौरान जो है ना हुई थी, आपकी जॉन मकार्थी के द्वारा की गई थी, ठीक है ना, जॉन मकार्थी। 5वीं पीढ़ी मतलब 1989 के बाद ही तो स्टार्ट हुई थी आपकी, ठीक है, जॉन मकार्थी ने खोज की थी। हालांकि कंसेप्ट तो इसका बहुत पहले 1980s का चल रहा है, लेकिन 1989 के बाद 5वीं पीढ़ी चली है, ठीक है ना। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है सर, इसको मशीन लर्निंग भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक मशीन इंसान की तरह काम करने लग जाए, एक मशीन इंसान की तरह काम करने लग जाए, इसको आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से पुकारा करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये सब कुछ वेफर टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, जो मैंने कहा इसमें कितने कितने ट्रांजिस्टर भर दिया आपने, क्या कर दिया। अब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो समझ में आ जाएगा क्या है कि बिल्डिंग है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ये जब बनाना होता है ये वेफर स्केल इंटीग्रेशन ही कहलाता है आपका ये, ठीक है। इसके बाद में सीमोस टेक्नोलॉजी थी। तो सीमोस स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। एक तो इसका फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मैंने पता नहीं कितने ही पेपरों में देख लिया, कंप्यूटर वालों को क्या इतना पसंद आया हुआ है एग्जामिनर को कि वो बार बार लेके सीमोस का फुल फॉर्म जरूर देते हैं। मुझे तो ये क्वेश्चन देख देख के ऐसा लगने लग गया बहुत इजी हो गया होगा ये। अगर आपको नहीं आता था तो आप प्लीज इसको अच्छे से याद कर लेना, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट इज ए यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी चिप वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं, इंक्लूडिंग जैसे माइक्रो प्रोसेसर बनाना है, माइक्रो कंट्रोलर बनाना है, मेमोरी चिप बनानी है, सीमोस बायोस बनाना है, ठीक है ना, डिजिटल लॉजिक सर्किट बनाने हैं। तो एक्चुअली सीमोस जो है ना वो एक टेक्नोलॉजी है, डब्ल्यूएसआई और सीमोस ये दोनों टेक्नोलॉजी है और एक दूसरे से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी है। जैसे आपने वेफर स्केल इंटीग्रेशन बोला है, वैसे ही आपका कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है। तो दोनों ही एक प्रकार की टेक्निक है जिससे आप लोग जो है ना क्या करते हो, चिप बनाने में हेल्प लिया करते हो डियर, ठीक है। सीपीयू क्या है, सीपीयू के बारे में तो बहुत अच्छे से पता है, मैंने तीनों बता ही दिया आप लोगों को। ब्रेन होता है ये। आईसीआर क्या है, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, एडवांस ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है, कंप्यूटर ट्रांसलेशन और मैन्युअली एंटर टेक्स्ट कैरेक्टर इनटू ए मशीन रीडेबल कैरेक्टर। जैसे इसका मतलब यूं समझो, आपने तो कंप्यूटर के अंदर लिखा है हेलो लिख दिया, ठीक है ना, HLLO हेलो लिख दिया। अब ये हेलो कंप्यूटर को नहीं समझ में आता, कंप्यूटर जनरेट करता है अपने बाइनरी कोड रिलेटेड जो भी आपने सर्च किया, तो उस बाइनरी कोड को देखने के लिए ये आईसीआर ये समझ लीजिएगा जो रिकॉग्नाइज करता है, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन के नाम से जो है ना इसको आप लोग तकरीबन जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर डिवाइस कैन एक्ट एज अ सिंपल स्विच। कौन सा इसमें डिवाइस होता है जो एज अ सिंपल स्विच जो है ना वो एक्ट किया करता है आपका। ठीक है, शाबाश, ठीक है। इस सवाल का सही आंसर है आपका ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। इसको आप लोग क्या कहते हो, ट्रांजिस्टर के नाम से जानोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर डिवाइस कैन एक्ट एज अ सिंपल स्विच, स्विच की तरह जो है ना वो काम करता है, उसको आप ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हो डियर, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर के बारे में अगर बात करो आप लोग, तो ये कौन सी जनरेशन का पार्ट है, सर ने अभी आपको पहले बताया भी था कि ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में था। कंप्यूटर की जो सेकंड जनरेशन थी आपकी, उसके अंदर ट्रांजिस्टर था। ये ट्रांजिस्टर का आविष्कार पर्टिकुलर हुआ है 1947 में, 1947 में इसका आविष्कार हुआ है। इसका आविष्कार किया किसने या इसको बनाया किसने, तो इसको बनाया है विलियम शॉकले ने, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। विलियम शॉकले जो है ना, इन्होंने इसका आविष्कार किया है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। 1947 में विलियम शॉकले ने जो है ना इसका आविष्कार किया है, एक तो पॉइंट ये याद कर लेना आप लोगों को। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है आपके पास लिए, उसके बाद में इंपॉर्टेंट ये हुआ कि 1947 में विलियम शॉकले तो चलो
चलो बन गया आपका। अब अगली बात इंपॉर्टेंट ये हुई आपकी कि ये ट्रांजिस्टर जो है ना आपको ये किसको रिप्लेस किया है, तो ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस जो है ना ये किया है आपको किसको, ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस किया है वैक्यूम ट्यूब को, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब को जो है ना इसने रिप्लेस किया है, इस बात को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया इसने। इसके बाद की इंपॉर्टेंट बात ये है आपकी कि 1947 में वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया इसने, ठीक है बात। इस वैक्यूम ट्यूब को किसने बनाया होगा सर, वैक्यूम ट्यूब पहली जनरेशन का पार्ट था, ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट जनरेशन का पार्ट था आपका ये, तो फर्स्ट जनरेशन का पार्ट था वैक्यूम ट्यूब आपका, वैक्यूम ट्यूब, और ये वैक्यूम सॉरी TUB है, ठीक है ना, वैक्यूम ट्यूब पहली जनरेशन का था और ये 1904 के अंदर बनी है, 1904 में, ठीक है ना, 1904 में बनी है, ये बात ठीक है, लेकिन बनाई किसने है, तो ये बनाई है जे फ्लेमिंग ने, ठीक है ना, जे फ्लेमिंग ने, जे फ्लेमिंग ने इसको डिजाइन किया है। तो एज ए स्विच की तरह जो है ना ये काम किया करता था, ये भी बात आपको यहां से याद कर लेना डियर, ठीक है। तो बाकी सब चीजें लिख रखी है। डायोड क्या होता है, डायोड एक सर्किट है, कैपेसिटर भी है, रेजिस्टर भी है, ये इतना आपके लिए नीडी नहीं है, ठीक है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो एज ए ब्रिज की तरह काम करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, उसको आप लोग किस नाम से जाना करते हैं। शाबाश, इसको क्या कहते हो आप लोग, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। बिल्कुल, इसको कहते हो आप लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कैसे है, एक ग्राफ से, डायग्राम से समझ सकते हो आप लोग। मान लेते हैं आपके पास में ये हार्डवेयर है, ठीक है ना, ये क्या है आपका हार्डवेयर, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, दैट इज हार्डवेयर, ठीक है ना। अच्छा, इस हार्डवेयर के ऊपर जो है ना आप लोगों का लगा दिया है मैंने यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर लगा दिया है, ठीक है ना, ये सिस्टम लगा दिया है आपका, ठीक है ना, हार्डवेयर के ऊपर सिस्टम, और यहाँ पे जो है ना वो लगा दिया है मैंने क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन लगा दिया है, ठीक है, समझ गए बात, ठीक होगी बात, ओके सर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इन दोनों के बीच में ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, ब्रिज का ही काम कर रहा है ना, और क्या कर रहा है, दोनों को जोड़ ही तो रहा है ना आपका ये। थोड़ा ढंग से और समझने की कोशिश करें, इन ऑप्शंस को ही समझें या क्वेश्चन को पूरा ही समझे ना, तो आइए थोड़ा समझते हैं। पहले तो आप लोगों को एक बात ये समझनी होगी, एक वर्ड होता है जिसको कहा करते हो आप लोग ग्रुप वेयर, ठीक है ना, ग्रुप वेयर। एक वर्ड होता है आपका जिसको कहा करते हो आप लोग फर्मवेयर, ठीक है ना। एक वर्ड आपका होता है जिसको कहते हो आप लोग शेयरवेयर, और एक वर्ड होता है आपका जिसको कहा करते हो आप लोग फ्रीवेयर। अब सबका मतलब है, सब में वेयर 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 सा लग रहा है आपका, ठीक है ना, वो बताइएगा। सर हिंदी में नहीं है क्या, तो एक बात बताओ बेटा, मैं कौन सा पंजाबी या उर्दू में पढ़ा रहा हूँ, क्लास में आप अभी आए हो मेरे लाल, थोड़ी देर के लिए जहन टिका के, दिमाग टिका के रुक के देखो, 5-10 मिनट तक पढ़ाई करो, 5-10 मिनट के बाद में अगर ना समझ में आए तो कह देना कि सर लैंग्वेज का बैरियर आ रहा है, फिर कह देना आप लोग, अगर ना समझ में आए तो कह देना, क्योंकि लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं आने दे रहा। जो ये बात लिखी हुई है ना, उस बात को मैंने देखो पहले डायग्राम बना के समझाया है, ये बात को सेम को मैंने डायग्राम बना के समझाया। क्या कहा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये वाला सॉफ्टवेयर इस हार्डवेयर और किसके बीच में ब्रिज बनाता है, तो इन दोनों के बीच में पुल बना रहा है। ये एक एक बात हिंदी में बोल बोल के समझा रहा हूं बेटा, ठीक है, कोशिश करो समझने की। देखते ही ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती ना, कुछ ऐसा समझिएगा, देखते ही जज मत करिएगा। कोई हिंदी में ही बोल रहा हूं मैं मेरे लाल, एकदम हिंदी प्योर, ठीक है ना, कोई उर्दू नहीं है, कोई पंजाबी नहीं है, कोई दूसरी प्रकार की भाषा नहीं है। समझने की कोशिश करो, समझ में आएगा, ठीक है ना। इतनी सी इंग्लिश जरूरी है कंप्यूटर में स्पेशली, अगर इतनी नहीं सीखोगे ना तो लंका लग जाएगी बेटा तुम्हारी। और कब लंका लगेगी, जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद भी।
क्योंकि इतनी सी इंग्लिश डिपार्टमेंट में भी चाहिएगी। सीजीएल एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एक अच्छे लेवल का एग्ज़ाम है, तो उतनी इंग्लिश आएगी। कहाँ तक हिंदी का सहारा लेके रहोगे? मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहता कि आप हिंदी छोड़ दीजिएगा, हिंदी पकड़े रखिएगा भैया, लेकिन जो ज़रूरी है पढ़ने के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज़ हो रही है कहीं, मतलब ऑफिशियल समुदाय इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में यूज़ हो रही है इंग्लिश, तो सहारा तो लेना पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा। नहीं आती तो सीखना पड़ेगा, नहीं भी आती तो करना तो पड़ेगा ना। अभी कोई, अब मानो कि कंप्यूटर ही है मान लो, अब मुझे कोई माँ के पेट में थोड़ा ना आ गया था कि मैं माँ के पेट में था, मेरी माँ 9 महीने तक ये ब्रिज और सिस्टम और हार्डवेयर पढ़ा करती थी, नहीं ना, खुद ने पढ़ा मेहनत की तो आया होगा, है ना। तो ऐसे तुम्हें भी आएगा, तो सीखो, धैर्य धरो थोड़ा सा। चलो सर आगे बढ़ते हैं। क्या था, कहाँ था आपका मैं क्वेश्चन पे? हाँ ये बता रहा था मैं आपको, ग्रुप वेयर बता रहा था, फर्म वेयर बता रहा था, शेयर वेयर बता रहा था और फ्री वेयर बता रहा था, ठीक है ना। ये आपको बता रहा था मैं एक साथ में। अब ये होते क्या है ये समझा रहा था, पहले तो पूरा डिटेल से समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ग्रुप वेयर का मतलब ये होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है आपका, ठीक है ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है आपका, या यूं कहिएगा निर्देशों का ग्रुप, निर्देशों का समूह। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है, ठीक है। तो ग्रुप वेयर का मतलब है सॉफ्टवेयर ही, ठीक है ना। कोई तुमसे पूछ ले कि ग्रुप वेयर क्या है, तो ग्रुप वेयर मतलब सॉफ्टवेयर ही है। एक साथ बहुत सारी इंस्ट्रक्शन इकट्ठी कर दो, बहुत सारे प्रोग्राम कर दो, आप लोग ग्रुप ऑफ प्रोग्राम भी कहते हो इसको, ठीक है ना। इसका एक नाम और भी रहता है आपका ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्रामों का समूह भी जो होता है ना आपका, वो भी ग्रुप वेयर है, या उसको आप सॉफ्टवेयर भी कहते हो। तो पेपर में पूछे कि व्हाट इज ग्रुप वेयर, आंसर ढूंढ लेना सॉफ्टवेयर कहां पड़ा है, या आंसर ढूंढ लेना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहां पड़ा है, या आंसर ढूंढ लेना ग्रुप ऑफ प्रोग्राम कहां पड़ा है, आंसर हो जाएगा आपका। अच्छा, उसके बाद में आता है फर्मवेयर। फर्मवेयर की बात अगर की जाए ना, तो फर्मवेयर का मतलब ये होता है जो रोम में लिखे गए प्रोग्राम को कहते हैं, रोम में लिखे गए प्रोग्राम को, रोम में लिखे गए प्रोग्राम को, ठीक है ना, रोम में लिखे गए प्रोग्राम को जो है ना आप लोग क्या कहते हो, फर्मवेयर के नाम से जानते हो। जो आपका रोम है, रोम का मतलब क्या हुआ, रीड ओनली मेमोरी है, तो रीड ओनली मेमोरी रोम है, रोम के अंदर जो लिखा हुआ प्रोग्राम है उसी को ही आप लोग क्या कहोगे, उसी को फर्मवेयर कहोगे। इसके अंदर जैसे प्रोग्राम कौन से लिखे मिलेंगे तुम्हें, इसके अंदर आपको लिखा मिलेगा BIOS, बायोस लिखा मिलेगा, या इसके अंदर एक लिखा मिलता है तुम्हें क्या, बूट स्ट्रैप लोडर लिखा मिलेगा, ठीक है ना। बूट स्ट्रैप लोडर जो है ना ये लिखा मिलेगा, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस है, एक बूटस्ट्रैप लोडर है आपका, ये आपका फर्मवेयर ही होएगा आपका, ठीक है। शेयरवेयर की बात अगर करते हो आप लोग, तो शेयरवेयर क्या होगा सर, तो शेयरवेयर का मतलब ये होता है, देखो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर तुम लोगों ने नोटिस किए होंगे जो आपके मार्केट में आते हैं, कुछ दिनों के लिए तो फ्री आते हैं, बाद में उनके लिए पैसा लेते हैं वो, ठीक है ना। कुछ दिनों के लिए तो फ्री होंगे ये, कुछ समय के लिए फ्री है, कुछ समय के लिए तो जो है ना, कुछ समय के लिए तो हो जाएंगे क्या, ये फ्री है, और बाद में जो है ना इनका क्या होगा, बाद में ये चार्ज लेंगे, बाद में इनके लिए जो है ना चार्ज लगेगा, पैसा लगेगा आपका। जैसे कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आते हैं आपके, वो बाद में तो उनका चार्ज होता है, लेकिन वो 1 महीने का ट्रायल देते हैं, 2 महीने का ट्रायल देते हैं, उनको आप लोग क्या कहते हो, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हो। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो मतलब पहले ट्रायल दे देते हैं 1-2 महीने का, उसके बाद में पैसा चार्ज करते हैं, उनको शेयरवेयर कहते हैं। और जो हमेशा के लिए फ्री होते हैं, ठीक है ना, जो सॉफ्टवेयर हमेशा के लिए फ्री है, जो सॉफ्टवेयर हमेशा के लिए फ्री है, हमेशा के लिए फ्री, ठीक है ना, उनको आप लोग फ्री वेयर कहते हो। जैसे बहुत सारे कह लो आप लोग, जैसे एग्जांपल से आप एक 360 टोटल सिक्योरिटी एंटीवायरस है, फ्री है, कोई डाउनलोड करो, VLC प्लेयर है, फ्री है आपका, ठीक है ना। तो ऐसे कोई फ्री के सॉफ्टवेयर जितने भी पड़े होंगे मार्केट में, वो आपके जो है ना सारे फ्री वेयर कहलाएंगे। एक तो बात ये समझनी थी आपको, होपफुली आपको समझ में आई होगी। दूसरी बात और समझाता हूँ, रुको। दूसरी बात आपके पास में है, इन्होंने सॉफ्टवेयर की बात की थी, तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना आपके सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में सिस्टम 2 टाइप के होते हैं वैसे, मतलब एक इसके अंदर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है एप्लीकेशन। मैं इसकी बात नहीं करूंगा क्योंकि इसका क्वेश्चन था
था नहीं ज़्यादा। क्वेश्चन मेनली जो बना हुआ था ना आपका, ये ऑप्शन जो बने हुए हैं ना आपके ये वाले, ठीक है ना, ये मैनेजमेंट, ये प्रोसेसिंग, ये यूटिलिटी, ये सारे के सारे सिस्टम से रिलेटेड है। एप्लीकेशन वालों की बात मैं लेक्चर में स्टार्टिंग में ही कर रहा था, MS वर्ड है, पावर पॉइंट, एक्सेल है, सारे एप्लीकेशन में ही आते हैं वो, ठीक है। तो फिलहाल सिस्टम की बात कर लेता हूँ, इस क्वेश्चन को पूरा समझा देता हूँ, अलग अलग ऑप्शन समझाने से अच्छा इकट्ठा यहाँ समझा रहा हूँ। हाँ, इन दोनों में फर्क क्या होता है? इन दोनों में फर्क ये है कि क्लोज टू कंप्यूटर है ये, ठीक है ना, क्लोज टू कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के जो है ना बहुत क्लोज होता है आपका। और इस एप्लीकेशन को आप लोग क्या कहा करते हो? एप्लीकेशन को कहते हो क्लोज टू यूजर, यानी कि यूजर के बहुत ज्यादा क्लोज है ये। इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क यही है, जैसे समझो आप लोग, जिस सॉफ्टवेयर को आप अपनी मर्जी से अनइंस्टॉल इंस्टॉल कर सको वो एप्लीकेशन है, और जिस सॉफ्टवेयर को आप अपनी मर्जी से इंस्टॉल अनइंस्टॉल ना कर सको दैट इज सिस्टम है। भी आपके फोन के अंदर एंड्रॉइड की बात करूं मैं, तो एंड्रॉइड को आप ऐसा होता है क्या कि आज निकाल दिया कल दोबारा डाल दिया? या फोन में कोई कैलेंडर नाम की एप्लीकेशन ही मान लो, चलो वो एप्लीकेशन तो है लेकिन वो सिस्टम एप्लीकेशन है, ध्यान रखिएगा, आप उसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते देखा जाए तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको आप इंस्टॉल कर ही नहीं सकते हैं, वो उसको कर दिया इंस्टॉल तो फिर बचा ही क्या काम? फोन है ही क्या? फिर खत्म है फिर आपका देखा जाए तो फोन ही, ठीक है। हाँ, व्हाट्सएप है, आज डाल लिया कल निकाल दिया, इंस्टाग्राम है निकाल दिया, फेसबुक है वगैरह, ये सब चीजें क्या है? दैट इज ऑल आर एप्लीकेशंस। तो ये सब कुछ यूजर के लिए होती है और सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर के लिए होता है आपका, ठीक है। इसके अंदर आपका जो है ना वो एक आता है सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, एक आता है आपका सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, सिस्टम मैनेजमेंट के अंदर आता है, ध्यान रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना। सिस्टम मैनेजमेंट के अंदर कौन सा आता है आपका? ये आता है ऑपरेटिंग सिस्टम आपका। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये हुआ आपका कि आप जैसे एंड्रॉयड है मोबाइल के अंदर, या मैक है आपका, एप्पल लैपटॉप है तो, या iOS है या विंडोज है, ये सारे क्या, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को भी आपको, जैसे आपका लिनक्स है, ठीक है ना, लिनक्स है आपका एक, ठीक है ना, जो 1991 में आया था, रेड हैट कंपनी जो है ना इसको लेके आई थी, और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है आपका। इसी का एक पार्ट और भी आता है आपका, उबंटू आता है, ठीक है ना, उबंटू भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही आता है, OS ही है। इसके अलावा आपके पास में जो है ना वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, 1971 के दौरान आया था आपका। और AT अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी है, ये आपकी अमेरिका की कंपनी है, इस लैब के अंदर जो है ना इसको बनाया गया था, ठीक है ना, और कैन थॉमसन वगैरह पर्सन ने बनाया था इसको, ठीक है। इसके अलावा आपके पास में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। इसके अलावा आपके पास में मैक है, ठीक है ना, या iOS है, ये लैपटॉप और ये मोबाइल के लिए। और कौन सी कंपनी का दिया हुआ है आपको? ये दिया हुआ है एप्पल कंपनी का दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा आपके पास में एंड्रॉयड है, ठीक है ना, एंड्रॉयड है, गूगल कंपनी का दिया हुआ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल है। इसके अलावा ब्लैकबेरी है, ठीक है ना, ब्लैकबेरी के फोन आते थे, ब्लैकबेरी कंपनी का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है ना आपका सिम्बियन है, सिम्बियन भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहले नोकिया का एक फोन आता था, नोकिया एक्सिस करके, उसके अंदर ये नोकिया के फोनों में था। ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, और भी आपको एक दो ध्यान आ सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इनको आप लोगों को याद कर लेना है जो मैंने बताए आपको। गुड मॉर्निंग सर फ्रॉम कश्मीर, अरे वाह, इतनी ठंडी ठंडी गुड मॉर्निंग बहुत ठंडी ठंडी गुड मॉर्निंग। कितना टेम्परेचर है कश्मीर में अब फिलहाल? मैं हरियाणा से क्लास को लाइव ले रहा हूँ। कहाँ से ले रहे हो आप क्लास लाइव? हरियाणा में टेम्परेचर अब के लिए कितना होगा? 8 डिग्री है, 8 डिग्री। बंगाल से, वहाँ तो गर्मी होगी बंगाल में तो ना, मतलब गर्मी तो क्या, पर ठीक इतनी भी सर्दी नहीं पड़ रही होगी। कश्मीर से और कोई? बंगाल में कहाँ से और कश्मीर में कहाँ से? कुमार बिहार से हैं, ठीक है। श्रीनगर टेम्परेचर होगा 1-2 डिग्री या 0 से नीचे। साउथ 24 परगना फ्रॉम ओडिशा। राजस्थान, अरे राजस्थान तो अपना ही राजस्थान।
मेरे रूट्स भी राजस्थान से है, जोधपुर से हूँ वैसे मैं। ठीक है, आनंद ले रहे हो स्नोफॉल का? लो, आएंगे कभी आपके बिहार में, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सुनील सर टेक्स्ट बुक, ठीक है ना। जब कभी आऊँगा बिहार में तो यहाँ मैसेज डाल दूंगा, वो सॉरी बिहार क्या, कश्मीर में आऊँगा तो, ठीक है ना। तो बुला लेना मुझे, ठीक है ना, अपने घर खाना खिला देना। मेरे घर से 25 किलोमीटर दूर सुंदरवन है। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन। वहाँ के शहद को भी हाल ही में जीआई टैग मिला है। वहाँ पे हेलोफाइट्स ट्री और नमकीन पानी के पेड़ है जो पानी से जड़ें ऊपर झांकती है आपकी, ठीक है। खैर, सिस्टम मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये हो गया, चलो ठीक है। और तो सिस्टम मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? सिस्टम को मैनेज करता है ना, चलाता है, मैनेज करना, चलाना, यही तो होता है ना आप लोगों का, ठीक है ना। दार्जिलिंग, अरे दार्जिलिंग में बड़ा ठंडा है यार। दार्जिलिंग की जो चाय है ब्लैक टी, जिसको इंडिया में सबसे पहले जीआई टैग मिला था साल 2004 में, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला था। दार्जिलिंग का ब्लैक टी का मैंने ऐसे सुना है कि इंटरनेशनल मार्केट में 35,000 से लाखों रुपए तक का रेट जा चुका है पर केजी का, मिनिमम 35,000 से। दार्जिलिंग में 4 प्रकार की चाय होती है, एक दार्जिलिंग ब्लैक होती है, दार्जिलिंग ग्रीन होती है, दार्जिलिंग वाइट टी होती है और दार्जिलिंग उलोंग होती है। दार्जिलिंग उलोंग को छोड़ के बाकी तीनों को जीआई टैग मिल गया। दार्जिलिंग ब्लैक तो इंडिया का फर्स्ट प्रोडक्ट था जिसको जीआई टैग मिला। दार्जिलिंग ग्रीन और दार्जिलिंग जो वाइट है, इन दोनों को दिसंबर 2019 में जीआई टैग मिला था। तो बहुत इंपॉर्टेंट। मैं चाय खैर पीता नहीं हूँ, लेकिन जो पीते हैं वो कहते हैं कि बड़ा गजब का अरोमा, गजब की खुशबू, गजब की। यहाँ पे एक टॉय ट्रेन भी चलती है, आई थिंक 2008 से उसको यूनेस्को टैग हेरिटेज में भी शामिल किया गया था। खैर आगे बढ़े तो हाँ, सिस्टम मैनेजमेंट है आपका। कहीं आप सोचो सर ये जिक्के पढ़ा, करंट अफेयर पढ़ाने लग गए लगता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सिस्टम मैनेजमेंट। तो दूसरा आपका सॉफ्टवेयर इसके अंदर होता है सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर होता है एक डियर, ठीक है ना। सिस्टम डेवलपमेंट होता है आपका, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आता है कि, ठीक है ना, सिस्टम डेवलपमेंट, ठीक है ना, सिस्टम डेवलपमेंट। इसके अंदर आता है एक्चुअली लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है ना। लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है ना, इसी के अंदर आता है आपका। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मतलब क्या है कि आपको हाई लेवल से लो लेवल के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट करना है, उसी को ही आपको याद रखना है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर में जो है ना आप लोग कन्वर्ट करोगे। लैंग्वेज ट्रांसलेटर में 3 चीजें आएंगी आपकी। एक तो आता है इसके अंदर, याद रखिएगा आप लोग, असेंबलर आता है, ठीक है ना। असेंबलर का काम क्या होता है? असेंबलर का काम होता है कि जो आपकी असेंबली लैंग्वेज है, ठीक है ना, असेंबली भाषा है, इस असेंबली भाषा को, असेंबली लैंग्वेज को जो है ना वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देना। बाइनरी कोड में एक्चुअली ध्यान रखना, असेंबली लैंग्वेज जो है ना वो लो लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल है, हाई लेवल नहीं है। ये सेकंड जनरेशन के अंदर आई थी, ये दूसरी जनरेशन के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी आपकी ये, और ये लो लेवल लैंग्वेज है आपकी ये, ठीक है। इसके अंदर ना कोड लिखे होते हैं, उन कोड को कहा जाता है क्या? निमोनिक्स कोड होते हैं आपके, ठीक है ना, जिनको कंप्यूटर समझ नहीं पाता। कंप्यूटर को तो एक ही बात समझ में आती है, या तो 0 समझ में आता है या 1 समझ में आता है, और कुछ नहीं समझ में आता। निमोनिक कोड जैसे मूव पूरा नहीं लिखा, एमओवी लिख दिया, जंप नहीं लिखा, जेएनपी लिख दिया, क्लियर नहीं लिखा, सीएलआर लिख दिया, ठीक है ना, सीएलआर लिख दिया, ठीक है ना, एडिशन नहीं लिखा, ऐड लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखा, एमयूएल लिख दिया, ये कोड है। ना ही तो ये हाई है ना ही ये लो है, एक बीच बिचाले की लैंग्वेज होगी। इसलिए किया क्या जाएगा कि कंप्यूटर को तो सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है, वो 0101 के कोड समझ में आते हैं। तो इनसे यहां तक बदलने के लिए आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर चाहिए था, और उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है आपका? असेंबलर सॉफ्टवेयर होता है। ये पेपर में बहुत बार आया है कि व्हाट इज असेंबलर, असेंबलर होता क्या है। तो ध्यान रखिएगा, जो असेंबलर होता है वो आपका हाई लेवल से लो लेवल में, सॉरी माफ करना, असेंबलर जो होता है ना वो असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में जो है ना वो कन्वर्ट करता है। क्या कहा सर ने? असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है? ये बाइनरी लैंग्वेज के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट करता है। इस बात को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये, ठीक है ना। एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, काम में आने वाला क्वेश्चन है आपका ये। दूसरा जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपका होता है डियर, ठीक है ना, सेकंड जो आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होता है आपका वो कौन सा है? तो दूसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है आपका, असेंबलर के बाद में आता है कंपाइलर,
ठीक है, कंपाइलर। अच्छा, एक कंपाइलर होता है, एक आपका होता है इंटरप्रेटर होता है डियर, ठीक है ना, इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर ये दोनों का काम क्या होता है? इन दोनों का काम होता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है आपकी, हाई लेवल लैंग्वेज है, उस हाई लेवल को ये बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। दोनों का सेम ही काम है, पर इन दोनों में कोई फर्क होगा सर? ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों सेम ही रख दिया आपने, नहीं, कोई तो फर्क है। ये कंपाइलर जो होता है ना, इसका काम होता है ये पेज बाय पेज कन्वर्ट करता है, पेज बाय पेज, ठीक है ना, पेज बाय पेज। एक पेज लेगा, उस पूरे पेज को पढ़ेगा, कन्वर्ट करेगा, पेज बाय पेज जो है ना कन्वर्ट करेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इंटरप्रेटर की, तो इंटरप्रेटर जो होता है ना आपका, वो क्या है? इंटरप्रेटर का काम आपका होता है कि लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना, लाइन बाय लाइन, ठीक है ना, लाइन बाय लाइन जो है ना ये कन्वर्ट करेगा, ये याद रखिएगा। कंपाइलर जो होता है ना वो आपका पेज बाय पेज कन्वर्ट करेगा, इंटरप्रेटर जो होता है ना आपका वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा। तो दोनों में से फास्ट कौन सा होगा आपका? तो दोनों में से फास्ट जो है ना आपका वो कंपाइलर होगा, ये याद रखिएगा। और स्लो कौन सा होगा आपका? स्लो जो है ना वो आपका ये वाला होगा। लेकिन जो जितना तेज चलेगा ना, इसका मतलब ये है कि वो एरर भी कर सकता है, तो कहने का मतलब है कि वो थोड़ा लेस एक्यूरेट है, ये मोर एक्यूरेट होता है आपका। है दोनों ही सॉफ्टवेयर आपके, दोनों का काम ही क्या क्या है बता दिया मैंने। दोनों लॉजिकल एरर भी फाइंड आउट करते हैं, ये भी क्वेश्चन पेपर में आ रखा है। दोनों के दोनों का काम क्या होता है? दोनों के दोनों आपके लॉजिकल एरर को भी ढूंढा करते हैं। कोई एरर आता है लॉजिकल, उसको भी ढूंढने का काम जो है ना वो किया करते हैं, ये याद कर लेना है डियर आप लोगों को, ठीक है ना। इसके बाद में, ठीक है ना, इसको आप लिख लेना या स्क्रीनशॉट रख लेना अपने पास में। चलिए, तो ये तो पॉइंट हो गया ना, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? कोई डाउट हो तो मुझसे बेझिझक पूछ लेना आप लोग, ठीक है। अब इसमें एक लास्ट पार्ट रहता है, वो क्या रहता है आपका? ये वाला पार्ट, सिस्टम सपोर्ट वाला पार्ट रहता है आप लोगों का, ठीक है ना, सिस्टम सपोर्ट। अब इस सिस्टम सपोर्ट को मैं इसी जगह पे लिख देता हूं, ठीक है ना, ठीक है ना। तीसरा सॉफ्टवेयर इसके अंदर आता है सिस्टम सपोर्ट, ठीक है ना। सिस्टम सपोर्ट के अंदर आते हैं आपके, एक तो यही है यूटिलिटी, ठीक है ना। दूसरा कौन सा है आपका? यूटिलिटी के अलावा कौन सा होता है? एक आपका होता है लोडर, एक होता है लिंकर, एक होता है डिवाइस ड्राइवर। ये आपके सारे सिस्टम सपोर्ट के अंदर ही आते हैं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। सिस्टम सपोर्ट का ही एक पार्ट है, इसको याद रखना आप लोग। अब क्या है कि सिस्टम सपोर्ट में यूटिलिटी का मतलब यूं समझिएगा जैसे आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ये यूटिलिटी का ही एक पार्ट है। आपको ट्रबल शूटर सॉफ्टवेयर है, उसको ही आप लोगों को क्या कहते हो? इसको आप लोग यूटिलिटी का ही नाम से जाना करते हो। ट्रबल शूटर है या कोई आप लोगों का जो है ना ऐसे सॉफ्टवेयर है, ये सारे के सारे किसका पार्ट है? ये यूटिलिटी का ही पार्ट है। मान लेते हैं कोई प्रोग्राम में एरर आ गया, ठीक है ना, उसको ठीक कर रहे हो आप लोग, या कोई वायरस वगैरह निकाल रहे हो, तो ये सारी चीज़ें किसका पार्ट होता है? ये सब पार्ट आपका जो है ना वो यूटिलिटी का ही सेक्शन में रहेगा, ये बात याद रखना। लोडर की बात अगर आप करते हो तो लोडर का काम होता है लोड करना, मतलब आपके सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में डेटा को लोड करना ही क्या कहलाता है? लोडर का पार्ट होता है। इस बात को याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। इस बात को समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद में जो है ना अगली बात क्या है आप लोगों का? देयर इज अ प्रॉब्लम इन ए साउंड। क्या इश्यू डियर? मेरा साउंड ठीक नहीं आ रहा? लिंकर होता है छोटे छोटे 2-4 प्रोग्राम्स को आपस में मर्ज करके एक ही प्रोग्राम कर देना, तो जो है ना उसको कहोगे आप लोग
उसको क्या कहोगे आप लोग, लिंकर के नाम से जानोगे डियर, ठीक है ना, लिंकर के नाम से जानोगे, ठीक है। और डिवाइस ड्राइवर है, जैसे आप प्रिंटर वगैरह चलाते हो तो उसको चलाने के लिए ड्राइवर आपके पास में होने चाहिए, तो वो आपके